तो फिर नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जीन पियाजे का सिद्धांत। अब ये जो जीन पियाजे का सिद्धांत है या कोलबर्ग का सिद्धांत है या वाइगोस्की का सिद्धांत है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसके अंदर हम ये 6 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से 6 टॉपिक? पहला, संज्ञानात्मक विकास, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। डायरेक्टली कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। सब बच्चों को ये नाम रहता है याद कि जीन पियाजे का सिद्धांत। अरे डियर, जीन पियाजे का सिद्धांत जो है ना, उसी का ही नाम दे रखा है उन्होंने, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता ही नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि हम हमेशा याद रखते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे के सिद्धांत के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसी को ही कहा जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ में जो उसमें महत्वपूर्ण संप्रत्यय दिए थे वो बात करेंगे, और उसमें जो अवस्थाएं बताई गई थी जीन पियाजे के अनुसार हम वो बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट के बारे में, और उसके साथ साथ में महत्वपूर्ण संप्रत्यय जो दिए गए थे उनके द्वारा वो, और फिर हम बात करेंगे लास्ट में वाइगोस्की यानी कि कोलबर्ग, वाइगोस्की और जीन पियाजे, ये तीनों के तीनों सिद्धांत में हम ये 6 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है आपका। ओके, चलिए, इतनी सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अपनी बुक निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए और पढ़ लेते हैं हम क्या है संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब आपसे मैं ये पूछूं कि संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आखिर है क्या, तो बिल्कुल सिंपल सरल शब्दों में बात करी जाए जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे क्या सोचते थे? तो जीन पियाजे ये सोचते थे कि क्या एक 3 वर्ष का बालक चीजों को उसी प्रकार से समझेगा जैसे कि एक 8 वर्ष का बालक। ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे क्या सोच रहे थे संज्ञानात्मक विकास को देते समय? वो ये सोच रहे थे कि एक 3 वर्ष का बालक, जो कि आपको पता है जन्म हुआ है अभी, 3 वर्ष का बालक क्या जानता है? कुछ भी नहीं जानता है। ओके, तो 3 वर्ष का बालक जो होता है, क्या वो उसी प्रकार से समझेगा सभी की सभी चीजों को जो कि 8 वर्ष का बालक समझेगा? जीन पियाजे ने इसी बात पर बल दिया था, और बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना क्या बोल रखा है, सक्रिय रूप से यानी कि एक्टिव रूप से करते हैं, और इनके बारे में जो पूरा का पूरा विस्तार दिया गया था, पूरा का पूरा थ्योरी दिया था, वो इसी के अनुसार दिया था। अगर आप देखोगे तो जीन पियाजे की जो थ्योरी चलती है वो जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक चलती है, जो कि 16-15 साल तक चलती है। तो वही है, बच्चा जो है अलग अलग स्टेज में होता है तो अलग अलग तरीके से सोचता है और सक्रिय रूप से सोचता है, एक्टिव होकर सोचता है। ओके, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल डियर, 3 साल 8 साल कुछ नहीं आपको ध्यान रखना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जीन पियाजे बस ये सोच रहे थे कि 3 वर्ष का बालक यानी कि एक छोटा बालक उसी प्रकार से सोचेगा जिस प्रकार से किशोर अवस्था में बच्चा सोचता है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, इसी को ध्यान में रखते हुए जो जीन पियाजे थे ना, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर और अपने तीनों बच्चों का उन्होंने क्या करा, विकास का अध्ययन करा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने अपने पत्नी के साथ मिलकर और उनके जो 3 बच्चे थे, उन तीनों बच्चों पर उन्होंने जो उसका विकास हो रहा था, क्योंकि बच्चे हर किसी घर में होते ही हैं, तो उनके विकास जो हो रहा था स्टेज बाय स्टेज यानी कि अवस्था बाय अवस्था, आपके उम्र बाय उम्र, उसका उन्होंने अध्ययन करा। और अध्ययन करने के बाद उनके बच्चों के जो परिमाण मिले उनको, उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपना पूरा का पूरा संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। कहने का मतलब यही है कि अपने पूरे के पूरे परिवार के ऊपर इन्होंने प्रयोग कर दिया था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने बच्चों के, अपने पत्नी के साथ इन्होंने मिलकर अध्ययन करा, और अध्ययन करने के बाद जो बच्चों से इनको परिमाण मिला, जो इनको रिजल्ट मिला, उन्हीं रिजल्ट पर इन्होंने क्या दे दिया था, अपना कॉग्निटिव थ्योरी दे दी थी। अब इस कॉग्निटिव थ्योरी में आपको इतना पता चल गया कि संज्ञानात्मक आखिर है क्या। संज्ञानात्मक कहने का मतलब यहाँ पर ये है बच्चे का मस्तिष्क विकास, बच्चे का दिमाग का विकास कैसा हो रहा है। संज्ञानात्मक का मतलब यही होता है ना, सोचना, तर्क वितर्क करना, थिंकिंग करना, वही आपका संज्ञानात्मक हो गया। तो बच्चा जिस प्रकार से सोच रहा है अलग अलग स्टेज में, उसी को ही संज्ञानात्मक विकास कह दिया उन्होंने। और इसी के लिए इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय दिए थे। अब ये महत्वपूर्ण संप्रत्यय क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, यहीं से ही आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब है बच्चों का मस्तिष्क का विकास, बच्चे का दिमागी विकास। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे, बहुत अच्छी बात है, सारे के सारे बच्चे समझदार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, संज्ञानात्मक इनके जो दिए गए थे महत्वपूर्ण संप्रत्यय वो क्या है, तो 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। अधिकतर आपको ये केवल 3 पढ़ाए जाते हैं, और मैं आपको कितने पढ़ाऊंगा, टोटल 5 पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है एक और तरीके से पूछा जा रहा है। वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए।
तो देखो, सबसे पहले जो आता है वो आता है मानसिक संरचना, मेंटल स्ट्रक्चर। ये आपको कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाएगा। बच्चे जो हैं और अधिकतर जो है क्लासेस में स्कीमा से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ओके, स्कीमा जो है वो तो ठीक है, लेकिन स्कीमा का एक और नाम है मानसिक संरचना यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर। तो पहला इन्होंने जो महत्वपूर्ण संप्रत्यय दिया था वो स्कीमा के अंदर से ही निकलता है, मानसिक संरचना, मेंटल स्ट्रक्चर। क्योंकि बच्चा जो होता है वो पहला अपना मेंटल स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि देखो लिख रखा है मैंने, जन्म के बाद जो कुछ भी व्यक्ति देखता है, देखिए ध्यान रखिएगा यहां पर, यानी कि व्यक्ति कहने का मतलब है छोटा बच्चा जन्म के बाद। ओके, जो कुछ भी देखता है, सुनता है, समझता है, उसी से उनकी क्या बन जाती है, मानसिक संरचना बन जाती है। मानसिक संरचना का विकास हो जाता है, डेवलप देयर मेंटल स्ट्रक्चर। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सभी को पता है, हमें कैसे पता है कि पेन एक इस प्रकार का दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि हमने देख लिया है पेन को कि पेन आगे से पूरा सिलेंड्रिकल शेप यानी कि कुछ गोल सा बना रहता है और आगे से कुछ नुकीला सा बना रहता है। या फिर पानी की बोतल भी कुछ इसी प्रकार की होती है, आगे से ढक्कन खोलकर हम पी लेते हैं। या फिर कई बार आपने देखा होगा ना, आपके सामने कुछ नई चीज आ जाती है तो आप उसको सोचने लग जाते हो, यार ये काम कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि आपने उससे पहले उसको देखा नहीं था। देखा नहीं है तो उसके बारे में आपकी मानसिक संरचना बन नहीं रखी। ओके, इसलिए कहा जाता है जब भी आपके सामने न्यू नॉलेज आती है, उसको देखकर आप जो भी सीख रहे होते हो कि एक पेन ऐसा होता है, एक पानी की बोतल ऐसी होती है, एक व्यक्ति के 2 कान, 1 मुंह, 2 आंख होती हैं, तो उसके द्वारा जो भी आप देखकर सुनते हो, समझते हो, वही आपकी मेंटल स्ट्रक्चर यानी कि मानसिक संरचना होती है। ओके, तो उसी से आपको जो ज्ञान मिल रहा है, न्यू नॉलेज मिल रही है, वही आपकी मानसिक संरचना बनाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ न्यू प्रोडक्ट्स आप जब खरीदते हो तो आपको कंपनी की ओर से एक व्यक्ति आता है आपको उसको डेमो देने के लिए कि यूज कैसे करना है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में आपकी मानसिक संरचना नहीं बन रखी होती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा जैसे देखेगा वैसा ही सीखेगा। बिल्कुल सही कहा डियर आप सभी ने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए, मानसिक संरचना के बाद आ जाती है स्कीमा। इसको इंग्लिश में स्कीमा ही कहा जाता है। अब ये होता क्या है तो ध्यान रखिएगा, मानसिक संरचना के आधार पर किया गया व्यवहार स्कीमा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एक सरल लाइन में लिख रखा है मैंने कि मानसिक संरचना, जो भी आपने देखा, जो भी आपने सुना, जो भी आपने समझा, उसके अनुसार देखकर आप जो व्यवहार कर रहे हो वो आपका क्या कहलाएगा, स्कीमा। फॉर एग्जांपल के रूप में मैंने आपको बोला कि एक पेन ऐसा दिखता है, तो आपको पता चल गया कि पेन इस प्रकार का दिखता है, और दिखने के बाद आपको पता चल गया कि पेन किस काम आता है, या तो कि लिखने के काम आएगा, नहीं तो दोस्तों के पीछे रखने के काम आएगा ताकि दोस्त परेशान हो सके, उनको दुखी कर सके हम। ओके, तो बच्चों को पता चल जाएगा कि आपने पता चल गया कि पेन जो है वो लिखने के काम आता है, नहीं तो पीछे डेस्क पे लगाने के काम आता है। तो वहां पर आपकी क्या बन गई, मानसिक संरचना यानी कि स्कीमा बन गई है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानसिक संरचना को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, स्कीमा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। या फिर आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि स्कीमा को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वो मानसिक संरचना के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, वो एक दूसरे के भाई बहन है। ये ध्यान रखिएगा, इसको ये भी बोल सकते हो और इसको ये भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो आपकी मानसिक संरचना बनेगी उसी के अनुसार जो आप व्यवहार करोगे उसको स्कीमा कहते हैं, यानी कि एक दूसरे से ये कोरिलेटेड है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूजा प्रकाश कह रही है पैकेज ऑफ नॉलेज। थैंक यू डियर। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया मानसिक संरचना और स्कीमा क्या है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट यही है, बेसिक चीज है, यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा और आपको पता ना चले और आप वहां गलत कर दो, मैं ऐसा चाहूंगा नहीं। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया इतना, बताइए जल्दी, फिर आगे चलते हैं। चलिए 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 चलिए, बिल्कुल सही है, इतना बच्चों को समझ में आ गया। नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट 2 बिंदु, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो इसको हिंदी में अनुकूलन कहा जाएगा, या फिर इसको हिंदी में आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण, कुछ भी देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। या तो इसको हिंदी में अनुकूलन कहा जाएगा, या फिर आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण, इसको कुछ भी बोला जा सकता है। और इंग्लिश में इसका सेम नाम रहता है हर जगह, एसिमिलेशन। ओके, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में हर जगह इसका नाम रहता है एसिमिलेशन।
अब ये होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति ने ज्ञान को अपनी मानसिक संरचना के आधार पर ग्रहण करता है उसमें कोई सुधार नहीं करता। बस यहां पर इतना ध्यान रखिएगा, उसमें कोई सुधार नहीं करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, आत्मसात्करण, आत्मसातीकरण, अनुकूलन या फिर एसिमिलेशन। इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ओके, तो ध्यान रखिएगा इतनी सी बात को कि जब आप फॉर एग्जांपल के रूप में आपको मैंने यहां पर बताया मेंटल स्ट्रक्चर, आप जो भी देखते हो, जैसे कि पेन एक ऐसा दिखता है, पानी की बोतल एक ऐसी दिखती है, तो मैंने आपको ये 2 उदाहरण दिए और आपने इसी 2 उदाहरण को एज इट इज का एज इट इज आपने याद कर लिया कि पेन ऐसा दिखता है और पानी की बोतल ऐसी दिखती है। तो यानी कि जो मैं आपको सिखा रहा हूं आपने बिल्कुल एज इट इज का एज इट इज आपने याद कर लिया, उसमें आपने कोई परिवर्तन नहीं करा, उसमें आपने कोई सुधार नहीं करा। तो वो क्या कहलाएगा, आपका एसिमिलेशन। कई बार आप ये भी तो बोल सकते हो कि पेन और बोतल का उदाहरण ना देकर आप ये बोल लो कि एक बॉल कैसी दिखती है, गोल दिखती है, एक कंचा कैसा दिखता है, गोल दिखता है। तो वो भी तो आपका एक मानसिक संरचना ही हुई। जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको वही ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूं आपको वही, आप अपने तरीके से भी आप उसको ध्यान रख सकते हो। अगर जो मैं आपको बता रहा हूं एज इट इज का एज इट इज आप ध्यान रख रहे हो तो आप कौन सी स्टेज में हो, तो एसिमिलेशन वाले में हो, यानी कि आप हूबहू सारी चीजों को नकल कर रहे हो। ओके, तो हम उसको क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर आपको कोई ज्ञान दिया जाता है, आपने उसकी मानसिक संरचना बना ली, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करा, तो आपको क्या कहलाएगा, वो एसिमिलेशन। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बोला कि एक पानी की बोतल ऐसी होती है, ठीक है, आप सभी को पता है पानी की बोतल एक ऐसी होती है, ये पानी की बोतल होगी, ऊपर से ढक्कन खोला और पी लिया। और आप सभी को पता है आजकल तो पानी की बोतल की जगह पानी की थैली भी आने लगी है, ऐसे कुछ पानी की थैली आती है। तो यहां पर क्या होगी, मानसिक संरचना जो होती है वो इस प्रकार की भी हो सकती है और इस प्रकार की भी हो सकती है। ओके, तो यहां पर आपका नॉलेज कहां है, यहां फिक्स ना होकर यहां पर भी आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका नॉलेज यहां फिक्स है तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो आपने सीखे हुए ज्ञान में, उसको हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। ओके, या फिर मैं अपनी क्लास में एक एग्जांपल हमेशा देता हूं, क्यों, क्योंकि डेली लाइफ के एग्जांपल जो होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, सटीक होते हैं और बच्चों को ध्यान भी रहता है लंबे समय तक। क्या एग्जांपल देता हूं मैं, ये एग्जांपल देता हूं फॉर एग्जांपल के रूप में ये लगा लीजिए कि आज तक जो है ना आप पार्टी में जाया करते थे, पार्टी में जाने के बाद आपकी एक आदत थी कि पार्टी में जाओगे, वहां पर जो भी आपकी मैंने कि पार्टी जो होती थी हाई फाई होती थी, जब भी आप पार्टी में जाते थे वहां पर आपका एक वेटर आता था, वेटर आपसे पूछता था हेलो सर, हाय सर, क्या खाने के लिए लोगे। आप एक टेबल पे बैठ जाते थे और टेबल पर बैठ जाने के बाद आप क्या करते थे, वेटर आपको खाना लाकर देता था, फूड लाकर देता था और आराम से आप खाकर अपने घर की तरफ निकल जाते थे। तो यहाँ पर आपका एसिमिलेशन क्या आया कि पार्टी में गए, वेटर आपसे हाय हेलो खाना वाना पूछेगा, आप वहां से खाकर अपने घर की तरफ निकल आओगे, तो आपका एलिमिनेशन ऐसा बन गया। फिर नेक्स्ट टाइम आप गए एक पार्टी में, वहां पर देखा वेटर तो है लेकिन वेटर कहां पर है, फूड के स्टॉल पर है, आपको फूड के स्टॉल पर खुद जाना है और वहां पर आपको वेटर परोस के देगा, आपके टेबल पर नहीं आएगा। तो आपने वहां पर यार देखा यार ये कैसे करूं मैं, तो आपने क्या करा, अपने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला, एक वेटर को पकड़ाया और बोला भाई मैं इस टेबल पर बैठा हुआ हूं, इस टेबल पर आकर मुझे सारा का सारा खाना खिला दे। तो वेटर गया, 100 रुपए लिए, आपको वहां पर फूड लाकर दे दिया, खाना खाया और आप अपने घर की तरफ निकल गए। यानी कि सीखे हुए ज्ञान में आपने कोई परिवर्तन नहीं करा, पहले भी आपको वेटर खाना ला के दे रहा था और आज भी आपको वेटर खाना लाकर दे रहा है। ओके, तो सीखे हुए कंसेप्ट में आप किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाते हो और आप हूबहू उसी प्रकार का इस्तेमाल कर लेते हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका एसिमिलेशन कहलाता है। ओके, तो ये था आपका डेली लाइफ का एग्जाम्पल, मैं इसलिए देता हूं क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल बच्चों को ध्यान रहता है। ठीक है, लीजिए बच्चों का क्वेश्चन आने लग गया, सर ये सीटेट पेपर 1 के लिए है, पेपर 2 के लिए है। डियर, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप DSSB के एग्जाम की क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर भी आपका ये पूछा जाएगा। तो टेंशन मत लो, ये पेपर 1 का है या पेपर 2 का है, बस पढ़ लीजिए इस चीज को। ठीक है, क्योंकि हर जगह काम आएगा आपका, ये थियोरेटिकल पोर्शन है। क्वेश्चन जब करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट के क्वेश्चन है या DSSB के क्वेश्चन है। ठीक है, थियोरेटिकल पोर्शन हर जगह का सेम होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है तीसरा पॉइंट, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, एसिमिलेशन। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समाविष्टीकरण या फिर इसको समायोजन, कुछ भी नाम देखने को मिल जाएगा हिंदी में, समाविष्टीकरण भी मिलता है, समायोजन भी मिलता है। इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, एकोमोडेशन। ओके, अब ये क्या है, तो ये एसिमिलेशन का बिल्कुल विपरीत है, यानी कि जब व्यक्ति ने ज्ञान को प्राप्त करते समय अपनी मानसिक संरचना यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर के अंदर उसने परिवर्तन किया। क्या बोला मैंने आपका कि जब व्यक्ति ने ज्ञान को प्राप्त करते समय अपनी मानसिक संरचना अपने ज्ञान के अंदर परिवर्तन करता है या फिर
सुधार करता है, ध्यान रखिएगा। चेंज लाता है या फिर मॉडिफिकेशन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक वेटर वाला एग्जांपल दिया था कि आप पार्टी में गए, वेटर आपके पास आया, आपको खाना ला कर दिया, आपने खाया और आप घर चले गए। आप नेक्स्ट पार्टी में जाते हो, वहां पर देखते हो वेटर तो है लेकिन वो फूड के स्टॉल पर है, आपको खाना लाकर नहीं दे रहा है। तो आपने अपने ज्ञान में क्या परिवर्तन कर लिया, आपने एक प्लेट उठाई, आप उस वेटर के पास गए, आपने जो जो चीज बोली उस वेटर ने उस प्लेट में डाल दी, आप अपने टेबल पर आए, खाना खाया और घर निकल गए। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, पहले आप वेटर को 100 रुपये थमाकर खाना मंगवा रहे थे, इस बार आपने अपने ज्ञान में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया, बोला यार चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पर वेटर खाना लाकर नहीं दे रहा है, खुद खाना खाना है, तो आप उठकर वहां पर खाना खाने चले गए प्लेट लेकर। तो यहां पर आपने क्या करा, अपने ज्ञान में परिवर्तन करा। तो जब भी आप अपने ज्ञान में परिवर्तन करते हो, यानी कि उसमें चेंज लाते हो, उसमें सुधार करते हो, मॉडिफिकेशन करते हो, तो वो क्या कहलाता है, समाविष्टीकरण कहलाता है, समायोजन कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु देख, एक पॉइंट को याद रखिएगा कि अपने सीखे हुए ज्ञान में सुधार करना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ये एज इट इज का एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर व्हेन ए पर्सन चेंज और मॉडिफिकेशन इन मेंटल स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा कि एक पर्सन है वो अपने बिहेवियर में चेंज या फिर इंप्रूव या फिर मॉडिफिकेशन, अधिकतर आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा इंग्लिश में, तो ध्यान रखिएगा वो क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राहुल रौनक कह रहे हैं लव यू सर, अरे लव यू टू माय डियर। ये हुई ना बात, ये होते हैं भाई वास्तव, मतलब फुल प्यार बरसना चाहिए, कहीं पर भी जाओ फुल प्यार बरसना चाहिए। बिल्कुल डियर, ऐसा ही होना चाहिए। एक जिंदगी मिली है, उसमें भी आप रो पीट के जियोगे तो क्या जीना, अरे खुल के जियो ना, मस्ती से जियो। क्यों, जैसे कि हमारी क्लास में कुछ कंजूस व्यक्ति हैं, 750 बच्चे लाइक है और लाइव है, लेकिन लाइक करा है केवल 350 बच्चों ने। अरे यार इतनी कंजूसी लेकर कहाँ जाओगे, लाइक कर लो, ठीक है, जल्दी से जल्दी आज भी कर दो, कल की तरह 1000 बच्चे लाइक करो और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, 1000 बच्चे तो लाइव कर दो यार कम से कम कल की तरह, ठीक है। चलिए 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 चलिए, तो इतना समझ में आ गया, समाविष्टीकरण या समायोजन या फिर एकोमोडेशन या फिर एसिमिलेशन, कुछ भी देखने को मिले तो आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, नाम है इनका मिल्की राज जी, वो कह रहे हैं सर आज 1500 होंगे। अरे बिल्कुल डियर, 1500 मजा आ जाएगा फिर तो आज, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया एकोमोडेशन। चौथा पॉइंट आपको, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका इक्विलिब्रेशन, जिसे आप समय धारण कहते हो। पहले यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन आजकल यहां से क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहा है। ओके, तो समय धारण या फिर इक्विलिब्रेशन कुछ भी देखने को मिले आपको ध्यान रखिएगा। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मेरे मन में अभी अभी आया है और बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, अभी मैं आपको दूंगा उसका एग्जाम्पल। देखिए क्या बोल रखा है कि जब बच्चे का मानसिक संतुलन, यहां पर ध्यान रखिएगा मेंटल स्ट्रक्चर की बात करी गई है, मेंटल बैलेंस की बात करी गई है, यानी कि मानसिक संतुलन अस्थिर हो जाता है, यानी कि मेंटल बैलेंस बराबर नहीं होता है, जिसे हम कई बार पागल बोल देते हैं। ओके, लेकिन उस प्रकार का हाई लेवल का पागल नहीं है ये, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके बारे में। मानसिक संतुलन अस्थिर हो जाता है, जिसे दूर करने के लिए व्यक्ति या तो अनुकूलन यानी कि एसिमिलेशन काम करता है या फिर समायोजन यानी कि एकोमोडेशन का काम करता है। करने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, समय धारण यानी कि इक्विलिब्रेशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपने ज्ञान में परिवर्तन लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते हो। इन दोनों के बीच में जब आपकी दुविधा फंसी रहती है कि यार मैं उस तरफ जाऊं या मैं इस तरफ जाऊं, किस तरफ जाऊं, या मैं एकोमोडेशन की तरफ जाऊं या फिर मैं एसिमिलेशन की तरफ जाऊं, बीच में जब आप सोच रहे होते हो ना, जब आप चलती नाव में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होते हो, वो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रेशन कहलाता है। ओके, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल देने की बात करी, आपने सभी ने एक मूवी देखी होगी, नहीं देखी है तो फिर भी एक बार समझ लीजिएगा, थोड़ी सी मैं बात बता दूंगा। नाम है मूवी का, इमरान हाशमी है नाम, शायद हीरो का पता नहीं क्या नाम है, इमरान हाशमी या इमरान खान, कुछ भी नाम हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं है उनका नाम। उनकी एक मूवी थी जन्नत, आपने देखी होगी जन्नत, जिसमें वो सट्टेबाज होता है, जुए वाला आदमी होता है, मैच में पैसा लगा रहा होता है। ओके, तो जल्दी से बताइए किस किस बच्चे ने वो मूवी देखी है जन्नत, ठीक है। वो जन्नत मूवी का एक डायलॉग है, बिल्कुल बहुत पुरानी मूवी है, उस मूवी का एक डायलॉग है कि वो जब पैसा लगा रहा होता है तो उसका दोस्त पूछ रहा होता है, यार तू इतना बेझिझक होकर इतना पैसा लगा देता है, खेलने का हारने का डर नहीं है तेरे में? तो उसमें बोलता है, यार तू नहीं समझेगा इस बात को कि जब जीतने की आस हो और जब हारने का डर हो,
क्या बोला मैंने आपका? उसने बोला जब जीतने का लालच हो यानी कि आस हो और हारने का जो डर हो, उसके बीच का जो समय होता है ना, वो बड़ा प्यारा समय होता है। तो वही वाली बात है कि आप एकोमोडेशन की तरफ जाओ या फिर एसिमिलेशन की तरफ जाओ, या आप जीतोगे या फिर हारोगे, उसके बीच में जब आपका दिमाग आपसे खेल रहा होता है, यार कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, दिल आपका बड़ी जोर जोर से धड़क रहा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आज की आपकी डेट में आप कर रहे हो सीटेट की तैयारी। क्या कर रहे हो आप? सीटेट की तैयारी। अब सीटेट की तैयारी दिन पर दिन जितनी डेट करीब आएगी ना, आपका दिल उतनी जोर जोर से धड़कने लग जाएगा, और जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, उस दिन तो ये लगा लीजिए हार्ट बीट आपका बहुत हाई रहता है। ठीक है, ये लगा लीजिए। आप फिर एग्जाम देकर आओगे तो आप उस दिन सोच रहे होगे या तो मैं इस पार हूं या फिर मैं उस पार हूं। जिसका एग्जाम बहुत बढ़िया जाता है, जिसको 101% गारंटी होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरा एग्जाम जो खत्म हुआ था वो 4 बजे खत्म हो गया था। सीटेट का जब मैंने पेपर 1 दिया था, एग्जाम 4 बजे मेरा एग्जाम खत्म हो गया, और 4:30 बजे मेरे दोस्त ने जो सेंटर था उसके बाहर अपनी गाड़ी लगा दी और बोला कि चल। मैंने कहा कहाँ चल? कह रहा चल चलेंगे। कहाँ पर? वहां कहाँ गए थे हम, मेरे को ध्यान नहीं है, नैनीताल गए थे। कह रहा चल नैनीताल चलेंगे। ये लगा लीजिए, जब मैंने सीटेट का पेपर दिया, पेपर खत्म हुआ 4 बजे और गाड़ी बाहर लगी हुई थी, कह रहा चल चलेंगे नैनीताल। मैंने कहा भाई कहाँ नैनीताल जाएगा, कपड़े तो लेने दे। तो वो आया मेरे घर पर हम कुछ नहीं रुके, बस कपड़े उठाए और चल दिए। क्यों? क्योंकि 101% पता था मुझे, क्योंकि मेरा एग्जाम जो है बहुत बढ़िया गया है एकदम। मैं किस तरफ था? एक तरफ था, मैं बीच नाव पे सवार नहीं था। ओके, लेकिन यहां पर वही वाली बात है कि आपको आपका एग्जाम जैसा जाएगा उसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो यही वाली बात हो जाती है कि आप इस तरफ हो या उस तरफ हो। जब बीच में आप सोच रहे होगे ना कि मैं एकोमोडेशन की तरफ जाऊं या एसिमिलेशन की तरफ जाऊं, वही आपका क्या कराएगा? समय धारण यानी कि इक्विलिब्रेशन कहलाएगा। ओके, बिल्कुल 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 डियर, राधे राधे सभी को जो बच्चे राधे राधे बोल रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, ओके। बच्चे कह रहे हैं सर आपके सीटेट में कितने नंबर आए? 115 नंबर आए थे डियर मेरे। पहली बार सीटेट था, 115 नंबर आए थे मेरे। चलिए चलिए, सभी को समझ में आ गया इतना सा पॉइंट कि क्या है ये आपके पांचों पॉइंट। आपका क्या है नाम है, और मैंने सीटेट अब तक एक ही बार दिया, उसके बाद मैंने दिया ही नहीं। ठीक है, मानसिक संरचना मेंटल स्ट्रक्चर, स्कीमा, अनुकूलन यानी कि आत्मसातीकरण, समाविष्टीकरण यानी कि समायोजन, समयाधारण यानी कि इक्विलिब्रेशन, ये 5 होते हैं। पांचों के पांचों आपको समझ में आ गया होगा, आप सभी चीज को पता चल गया। हमारे कितने आ जाएंगे डियर? आपके भी उससे ज्यादा आएंगे। आप ये लगाइए ना कि जिस समय मैंने आपका सीटेट का एग्जाम दिया था, आई थिंक 2015 या 16 में दिया था, 16 फरवरी में, हाँ 15 में पढ़ रहा था, 16 फरवरी का पेपर था। हाँ, उस समय मैंने पेपर दिया था, और उस समय तो कुछ किसी को पता भी नहीं था यार कहाँ से कितना पेपर आता है। ठीक है, उस समय तो कितना किसी को कुछ पता भी नहीं था। वो तो हाल फिलहाल में ये लगा लीजिए 2017 के एंड में या 18 में सब बच्चों का क्रेज ऐसा जगह कि ये लगा लीजिए कि 2018 में जब से यूट्यूब के ऊपर चैनल बनने शुरू हुए हैं, लगा लीजिएगा जो भी चैनल है वो 2017-18 के आसपास है, वहीं पर ही बच्चों का ये जो सीटेट का एग्जाम का फोबिया था ना, वो हमने ये कुछ कुल मिलाकर ये लगा लीजिए 5-6 चैनल है, 5-6 चैनलों ने मिलकर ये फोबिया जो था ना सीटेट का, वो सबों ने खत्म कर दिया। सीटेट में सबको पता चल गया यार कि कहाँ कहाँ से पेपर आता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले बड़ा फोबिया था इसका, यार कैसे पास होगा, कैसे पास नहीं होगा, बहुत बड़ी बात हो जाती थी उस चीज के लिए। बिल्कुल 2017-18 के बाद सीटेट का बिल्कुल फोबिया खत्म हो गया है। किसी भी प्रकार का कोई किसी को डर नहीं होता। खासकर आप अगर किसी अच्छे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, आपको बिल्कुल उसका डर नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल, आपको पता है यहाँ से यहाँ से आपको ये पढ़ना है, आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती उस चीज की। पहले बड़ा फोबिया था यार, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना ना पढ़े, तो ये वाली बात हो जाती है। वही वाली बात है 2011 में जब सीटेट पहली बार आया था, तो बच्चों ने एसएससी के लेवल की तैयारी करके पहुंच गए थे, और क्वेश्चन आए कुछ और, फिर धीरे धीरे पता चला आखिर क्वेश्चन बनता कहां से। ठीक है, चलिए सारी बात एक जगह चल देते हैं। आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई, महत्वपूर्ण संप्रत्यय कहते हैं, सारे समझ में आ गए। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। क्या है? स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिन पे आज ने महत्वपूर्ण संप्रत्यय वो 5 तो दिए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी अवस्थाएं बताई थी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ये 4 स्टेजेस बताई थी, और उन्हीं में 2 पार्ट और जोड़ लीजिए, यानी कि 6 बताए थे, और वहीं से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके
एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहली स्टेज जो आ जाती है संज्ञानात्मक विकास की, वो आती है संवेदी गामक अवस्था या संवेदी प्रक अवस्था, कुछ भी देखने को मिल सकता है, जिसको आप इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हो। कब से कब तक होता है, उम्र ध्यान रखिएगा, उम्र कई बार पूछ लेते हैं, तो ये होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो बच्चा होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अरे टेंशन मत लो डियर, अनलाइक किसने करा, अनलाइक करने वाले आप सभी को पता है, कुछ लोग जो है वो क्या बोलूं, उनकी ना धुआं निकलता है। धुआं निकलने का मतलब ये स्टूडेंट नहीं है, जो 3 लोगों ने अनलाइक करा वो स्टूडेंट नहीं है, वो किसी और चीज के लिए, किसी और चीज के मोटिव से यहाँ पर आते हैं। उनके ना बोलते हैं ना, जैसे दोस्त में पिछवाड़े से धुआं निकल रहा है, दिखाइयो जल रही है क्या तेरी, तो वही वाली बात है। वो बच्चे अनलाइक करके, बच्चे तो नहीं बोलूंगा, वो समझदार है, बहुत बड़े हैं, ओके, वो अनलाइक करके निकल लेते हैं, ठीक है। उनका केवल बस इतना सा टारगेट होता है, जाना अनलाइक करके आ जाना है, ओके, तो उसकी टेंशन मत लो, छोड़ो उनको। चलिए, तो पहली स्टेज क्या होगी, संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि स्टेज क्या होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट 4 बिंदु, मेन बिंदु बात करेंगे जहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला बिंदु, ज्ञान का आधार उसकी संवेदनाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। उसकी जो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज जो होता है वो क्या होता है, सेंसेस होते हैं, जैसे कि छूकर, स्वाद से, हर चीज उसको डालोगे, दोगे, वो अपने मुंह में डालने लग जाएगा। उसके आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चों को आप पेन नहीं देते, सिक्के नहीं देते, कंचे नहीं देते, क्यों, क्योंकि उसकी गंदी आदत होती है, हर चीज को अपने मुंह में डाल लेता है, ओके। तो हमारी जो 6 इंद्रियां होती हैं, जिसे आप कई बार 6 सेंस भी बोल देते हो, ओके, तो उनके द्वारा बच्चा जो है अपने ज्ञान को प्राप्त कर रहा होता है इस स्टेज के अंदर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संवेदी गामक, सेंसरी मोटर, ओके। जो भी आपके सेंसेस होते हैं, उन सेंसेस के द्वारा बच्चा यहाँ पर ज्ञान प्रदान कर रहा होता है, प्राप्त कर रहा होता है, ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरा है, इस स्टेज में बच्चे के अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, मतलब कॉपी करने की प्रवृत्ति होती है। बच्चे जो भी आपको करते हुए देखेंगे उसी प्रकार से उस ज्ञान को वो सीख लेते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था के अंदर बच्चा अनुकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है या फिर ज्ञान की प्राप्ति अनुकरण के माध्यम से होती है, तो वो होती है संवेदी गामक अवस्था के अंदर, जन्म से लेकर 2 वर्ष के अंदर, ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कई बच्चे नए जुड़े हैं, वो बोल रहे हैं सर कितने बजे से क्लास होती है, तो डियर सैटरडे एंड संडे 2 दिन क्लास होती है हमारी, 12-15 पर क्लास होती है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है ईवीएस की, मंडे टू फ्राइडे होती है ईवीएस की, सेम टाइम है, बस सैटरडे संडे आपकी सीडीपी यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी की होती है, ठीक है। नोट कर लीजिए, टाइम नोट करना है तो अगर आपसे पूछा जाए अनुकरण की प्रवृत्ति कहां होती है, तो संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट है शारीरिक गति के द्वारा सीखना, कैसे, शारीरिक गति के द्वारा, देखा होगा ना, इस अवस्था के अंदर जो बच्चा होता है ना, वो अपनी शारीरिक गति के अनुसार सीख रहा होता है, यानी कि हर चीज के अंदर वो फिजिकल एक्टिविटी देता है, दिखाता है। आप जो भी करोगे तो उसको कॉपी करने लग जाएगा, मतलब कर रहा है फिजिकल एक्टिविटी। इधर उधर से देखा होगा ना, लुढ़क लड़क के वो आपको क्या कर लेता है, बॉल पकड़ लेता है, इधर उधर आकर सारी की सारी चीजें क्या कर रहा होता है, हाथ पांव मार रहा होता है। तो क्या होता है, आपका मोटर एक्टिविटी शारीरिक गति के द्वारा सारा सीख रहा होता है। यहां हल्का सा आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं दिखाई दे रहा उसके लिए सॉरी, बाकी इधर हो जाता हूं, थोड़ा सा दिखाई देगा, दिख रहा है आपको? दिख रहा है तो बताना। चलिए, दिख गया होगा, जितना दिख गया उतना बहुत बड़ी बात है। यहां पर देखो क्या लिख रखा है, वस्तु स्थायित्व का ज्ञान, क्या बोल रखा है यहां पर, वस्तु स्थायित्व का ज्ञान, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अवस्था के अंदर वस्तु स्थायित्व का ज्ञान देखने को मिलता है। अब ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वस्तु स्थायित्व का ज्ञान देखने को मिलता है, कहने का मतलब ये है कि बच्चे को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान नहीं देखने को मिलता। मतलब आप इस चीज से समझिए, यहां पर उलझ जाओगे, जो मैं बोलना चाहता हूं समझाने के तरीके से समझिए। आपने एक बच्चे को देखा, बच्चे ने आपसे ना आपके हाथ में पेन देख लिया और बच्चे ने जिद मचा दिया उसको पेन चाहिए, लेकिन आप क्या बोलते हो कि उसको पेन दोगे तो या मुंह में डाल लेगा तो पेन की नोक चुभ जाएगी, आंख में मार लेगा, जिसके कारण आप उसको पेन देते नहीं हो। तो आप उसको क्या करते हो, ये ऐसे लोगे और उसको पीछे ले जाओगे और पीछे लेकर यूं बोल दोगे कि हाउ ले गया। तो यहां पर आपका क्या हो गया, वो बच्चा देखेगा अरे कहां गया। तो बच्चे के आंखों के सामने जो भी चीज होती है ना,
वो उस चीज को मानता है कि है। अगर उसकी आंखों से चीज लुप्त हो गई, चली गई, गायब हो गई, तो बच्चा सोचता है कि कोई चीज है ही नहीं। इसलिए बच्चे के आंखों के सामने जो भी चीज है तो चीज उसके दुनिया में है। वो अगर आंखों से चीज ओझल हो गई तो वो उस चीज के बारे में सोचता ही नहीं, उस चीज के लिए वो भूल जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व का ज्ञान नहीं होता, ये कहते हैं। ओके, इसलिए कहा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का ज्ञान देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा वो संवेदीगामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष के अंतर्गत देखने को मिलता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बच्चे कह रहे हैं सर क्लास 2 आवर की करें। अरे डियर, गला दर्द हो जाएगा मेरा। चलिए, इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। पहली स्टेज होगी संवेदीगामक अवस्था, जिसमें आपकी ये 4 चीजें देखने को मिलती है, चारों के चारों बिंदु आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड स्टेज आती है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष ये हो गई, अगली हो जाती है 2 से 7 वर्ष, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। इसी को जिन प्याजे ने क्या कहा है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाला स्टेज का है, यानी कि प्रयास एवं भूल की अनुवर्ती के द्वारा इस स्टेज में सीखता है। अब यहां पर आप सोचोगे यार ये कहां थॉर्नडाइक का यहां पर घुसा दिया सर ने। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस अवस्था के अंदर जो बच्चा होता है ना, वो प्रयास एवं भूल के अनुसार सीख रहा होता है सारी की सारी चीजों को। कैसे सीखता है अभी की अभी मैं आपको बताऊंगा ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। देखिए, पहला बिंदु आपको ध्यान रखना है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो कि स्टेज क्या होती है, 2 से लेकर 7 वर्ष होती है। इसी को जिन प्याजे ने 2 अवस्थाओं के अंतर्गत बांटा है। कौन कौन सा? पहला आपका पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष होती है, और दूसरा आपका अंत्यपत्य अवस्था, जिसको जिन प्याजे ने 4 से 7 वर्ष में बांटा है। ध्यान रखिएगा दोनों को। पहला आ जाता है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के अंतर्गत आता है बच्चा। और इसको जिन प्याजे ने 2 भाग में बांटा है। पहला पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, जिसे प्री कॉन्चुलेशन स्टेज, जो कि 2 वर्ष से 4 वर्ष यानी कि आधा, और दूसरा अतः प्रत्यय अवस्था, जो कि 4 से लेकर 7 वर्ष। इन दोनों के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ओके, 2 से 7 को 2 भागों में बांटा है, 2 से 4 और 4 से 7। पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर कल कौन सा टॉपिक होगा, तो डियर कल होगा आपका कोलबर्ग और वाइगोस्की का सिद्धांत। ओके, बच्चों को कल की दिक्कत होगी, आज की दिक्कत नहीं है। चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, जो कि जन्म 2 वर्ष से 4 वर्ष की होती है, इसके अंतर्गत क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले तो इसके अंदर बच्चों को देखने को मिलता है आपको इकोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रितता की भावना देखने को मिलती है। वो मैंने इसके अंतर्गत नहीं डाला है, क्योंकि पहले मैंने आपको जब विकास पढ़ा रहा था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर अहम केंद्र यानी कि इकोसेंट्रिज्म की भावना देखने को मिलती है, मतलब बच्चा ये सोच रहा होता है कि जिस प्रकार से मैं दुनिया को देख रहा हूं उसी प्रकार से अन्य लोग भी दुनिया को देखते हैं, तो वो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत ही आता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं मेन बिंदु की, कि बालक यहां पर अधिक प्रश्न पूछता है। ध्यान रखिएगा, बच्चा है ना, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कौन, कहां, कैसे, ऐसे प्रश्न पूछ पूछ के आपका दिमाग खराब कर देगा। क्या बोला मैंने? आपका बच्चा जो होता है ना, यहाँ पर उसके अंदर है ना सारी चीज जानने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर मैं आपको कई बार मैं अपनी क्लास में एग्जांपल दे चुका हूं कि मैं एक बार है ना मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो से सफर कर रहा था, तो एक छोटा बच्चा था, आई थिंक किसी एज का होगा, करीब करीब 3-4 साल का या 5 कुछ बच्चा होगा। तो उस बच्चे ने अपनी माँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया और उसकी माँ हो गई दुखी। अब भाई मेट्रो में बच्चे को कैसे डांटे, ये भी दिक्कत है। बच्चा क्या क्वेश्चन पूछ रहा था बार बार कि मम्मा ये जो स्पीकर से आवाज आ रही है, कृपया देर दरवाजे से खड़ा रहें, आप देखना होगा ना आवाज आती रहती है। तो मम्मा कहता बच्चे, मम्मा ये कौन बोल रहा है? तो बोलते हैं उसकी मम्मा, बेटा ये एक आंटी है, आंटी के द्वारा बोला जा रहा है। मम्मा ये आंटी का मुंह नहीं दुखता, बार बार इतना बोलती रहती है? बेटा ये रिकॉर्डेड आवाज है, रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। फिर वो बोलता है मम्मा रिकॉर्ड करके कैसे रखते हैं, कैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं, कहाँ रखते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, क्या, क्यों, क्या, किस लिए, ये लगा लीजिए उसने प्रश्नों का धड़ी लगा दी। और वो भाई, हम यहाँ पर 3-4 दोस्त थे, सुन सुन के परेशान हो रहे, मतलब खुश हो रहे हम, और वहां पर उसकी माँ बहुत परेशान हो गई। ओके, तो यहाँ पर बच्चे को है ना हर चीज को जानने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चा जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक लाइव एग्जाम्पल है हमारा, जब हम पढ़ा करते थे, आज से लगा लीजिए 2013-14 की बात है, 2013-14 की तो नहीं, 2013 की बात है, सेकंड ईयर में था उस समय में, बिल्कुल बिल्कुल 2013 की बात है। 2013 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, हमारे साइकोलॉजी वाले सर ने बताया था कि उनका कोई एक बच्चा है, अभी अभी
छोटा ही है, इसी उम्र में ही है। वो बच्चा क्या पूछ रहा है एक दिन कि पापा पापा ये आप तरबूज लेकर आए हो, उसको काट के खा लूं? तो उसके पापा कह रहे हैं हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ला मैं काट देता हूँ। तो उसका बेटा जिद मचाने लग गया, बेटा नहीं नहीं मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। तो उसने बोला, उसके पिताजी ने, नहीं बेटा अगर हाथ में चाकू लग गया तो खून निकल आएगा। तो उसके बेटा ने कहा, उसके बेटा कहने लग गया ये ऐसे कैसे खून निकलने लग जाएगा हाथ कटेगा तो उसके पिताजी कह रहे नहीं बेटा, अपने शरीर में जो होता है ऑक्सीजन को संवहन करने के लिए, तो इतना तो समझ नहीं पा रहा था बच्चा, लेकिन उसको समझाने की कोशिश करी जा रही थी कि खून निकल जाएगा हाथ कट जाएगा, तो नहीं बेटा खतरा है इसमें। तो वो कह रहा ऐसे कैसे खून निकलने लग जाएगा? तो उसने बोला मैं पिताजी आपके हाथ पे काट के देखूं। मतलब ये लगा लो कि अपने बाप को ही काटने का शुरू हो गया था वो लगा लीजिए वो क्लास का सबसे बेहतरीन पल था हमारा, और आज भी हमें वो याद है। ओके, तो वही वाली बात है यहाँ पर कि बच्चा जो है वो हर किसी चीज के लिए क्वेश्चन पूछ रहा था। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बच्चा तो खुश होता है उसको चीजों को जानकारी मिल रही है, सामने वाले को पता होता है भाई वो कितना प्रेशर झेल रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट है आपका जीवनवाद की भावना। ये भी मैं आपको बता चुका था, इस उम्र के अंदर बच्चे के अंदर है ना कि नॉन लिविंग थिंग की भी जो चीजें होती हैं उसमें भी उसको जीवन दिख रहा होता है। जैसे कि कई बार आप बच्चों को बोलते हैं ना बेटा नहीं रात हो गई है बाहर नहीं जाना, तो बच्चा उल्टे में आपको क्या जवाब देता है कि मम्मा मेरी जो बाहर साइकिल रखी है उसको भी अंदर ले आओ, उसको भी डर लग रहा होगा अंधेरे में। यानी कि जो चीज में जान नहीं भी है वो भी बच्चे को क्या दिख रहा होता है, जीवन दिख रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में कई बार बच्चे बोल देते हैं, दोपहर में घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो देख रहे होते हैं सूरज जो होता है काफी तेज चमक रहा होता है, धूप बहुत तेज लग रही होती है, तो बच्चा वहां पर क्या बोल देता है कि मम्मा देखो सूरज कितने गुस्से में है। क्या बोल रहा है बच्चा? मम्मा देखो सूरज कितने गुस्से में है, इतनी गर्मी फेंक रहा है, मतलब गुस्से में। आप देखा होगा ना कि जब हम गुस्सा होते हैं तो लाल पीले हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से बच्चा कह रहा है देखो मम्मा सूरज कितने गुस्से में है। तो गर्मी देखकर बच्चा क्या कह रहा है, गुस्से में है सूरज। तो नॉन लिविंग थिंग में भी बच्चा क्या मान लेता है, जीवन मान लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं, एनिज्म यानी कि जीवनवाद की भावना कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रामेश्वर प्रदीप आरपी कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लीजिए। अरे डियर, नाम लेने से कुछ नहीं होगा, लीजिए, वैसे भी मैंने आपका नाम ले लिया। ठीक है, अब बाकी बच्चे 950 बच्चे लाइव हो चुके हैं। प्लीज जिस बच्चों ने लाइक ना करा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। 50 बच्चे कम है, एक बार जल्दी से 1000 बच्चों को कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको सेकंड स्टेज समझ में आ गई। पहली संवेदीगामक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष होती है। फिर आपका आता है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 होती है, जिसमें 2 भागों में बांटा है, जिसमें अभी हमने पढ़ा पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से 4 वर्ष होती है। अब पढ़ लेते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, अंत प्रत्यय अवस्था जो कि 4 से 7 वर्ष होती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली देखने को मिलता है। यहां पर बच्चे के अंदर ना ही विकेंद्रीकरण का ज्ञान होता है, ना ही पलटन का ज्ञान होता है, और ना ही संरक्षण का ज्ञान होता है। ध्यान रखिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन, रिवर्सिबिलिटी एंड कन्वर्सेशन, इन चीजों का ज्ञान बच्चे के अंदर नहीं होता है। अब ये तीनों की तीनों चीजें क्या हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। पहला विकेंद्रीकरण, क्या बोला मैंने आपका, पहला विकेंद्रीकरण। अब यहां पर देखो मैंने एक फिगर दे रखा है, आपको फिगर को समझाने के लिए दे रखा है। देखो एक बच्चे के हाथ में 2 गिलास है, एक गिलास जो है वो चौड़ा है और एक गिलास जो है वो लंबा है। ठीक है, दोनों की जो मात्रा है उसमें जो पानी आता है वो बराबर लेवल में आता है। लेकिन बच्चे से जब पूछा जाता है कि बच्चों इन दोनों में से किस में ज्यादा पानी आता है, तो जिसकी हाइट ज्यादा थी, ऊंचाई ज्यादा थी, बच्चे ने बोला कि इसके अंदर ज्यादा पानी आता है। ओके, ऐसा बच्चे ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बच्चे को यहां पर ऐसा लगता है कि जो चीज ऊंची होगी, जो चीज हाइट में ज्यादा होगी, उसी में सब कुछ ज्यादा होगा। तो यहां पर बच्चों को किस चीज का ज्ञान नहीं है, विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का ज्ञान नहीं है। बच्चे को नहीं पता कि जरूरी नहीं है कि ऊंचाई में ज्यादा चीज आती है, ये भी देखते हैं कि उसका सरफेस कितना है, ये भी मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखा जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे ऊंचाई के हिसाब से आंसर दे रहे हैं उसमें विकेंद्रीकरण का ज्ञान नहीं है, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन का ज्ञान नहीं है। लीजिए, सूर्यांश रंजन ने 20 रुपए डोनेट किए हैं, बिल्कुल डियर। चलिए इतनी सी चीज समझ में आ गई होगी आपको। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट है आपका पलटन यानी कि रिवर्सिबिलिटी। अब पलटन क्या है, रिवर्सिबिलिटी क्या है, इस चीज को भी समझ लीजिए। पहला बिंदु आपने देखा होगा ना कि एक पॉइंट होता है कि बच्चे के हाथ में आप जो भी चीज दोगे ना वो उसको खोल के रख देगा, तोड़ के रख देगा या खोल के रख देगा, कुछ भी बात ध्यान रख लो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में बच्चे को आपने क्या दिया, घड़ी दी, घड़ी बच्चे उसने खोल खाल के उसने अलग कर दिया, कोई खिलौना दिया खोल खाल के उसने अलग कर दिया। अब उस बच्चे को आप बोलोगे कि इसको दोबारा जोड़ो, वहां पर बच्चा है ना उस खिलौने को दोबारा जोड़ नहीं पाएगा। मतलब
वो है ना बच्चा आगे की तरफ चला जाएगा लेकिन वो पीछे की तरफ नहीं आ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप बच्चों को बोलोगे कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती सुना, तो बच्चा 1 से लेकर 10 तक की गिनती सुना देगा, लेकिन आप उसे बोलोगे कि उल्टा करके सुना, 10 से लेकर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे सुना, तो बच्चा नहीं सुना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वापस आना नहीं आता। सीधा तो वो चला जाएगा लेकिन उल्टा नहीं आ पाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? पलटन नहीं कहते हैं। ओके, रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान बच्चे के अंदर नहीं होता है। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर गौरव को मेडिसिन, अरे क्या डियर, मैं कहा कैसी नेहा बात कर रहे हो, मेडिसिन डियर दर्द हो रहा है डियर, वहां पर आप गर्म पानी से सेक लो, हो जाएगा ठीक। चलिए आगे चलते हैं। संरक्षण। अब संरक्षण क्या है? तो किसी भी ज्ञान को अपने अंदर सजो के ना रख पाना ही संरक्षण कहते हैं। जैसे कि अगर वो अपने ज्ञान को अपने अंदर सजो के रख लेता तो पलटन, यानी कि जब चीज को खोल रहा है तो वापस भी तो जोड़ सकता था। अगर वो ज्ञान को संभाल के रख पा रहा है अपने अंदर, तो जो चीज उसके अंदर चौड़ी और ऊंचाई दिखाई दे रही थी उसका भी तो आंसर वो सही दे सकता था, लेकिन उसके अंदर सभी चीज को संजो कर रखने की प्रवृत्ति नहीं होती है, संरक्षण करने की प्रवृत्ति बच्चे के अंतर्गत नहीं होती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इस अवस्था के अंतर्गत विकेंद्रीकरण, पलटन और संरक्षण का ज्ञान नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए ये किसके अंतर्गत आता है, तो 4 से 7 लिखा हो तो उस पर टिक कर दीजिएगा, 2 से 7 लिखा हो तो उस पर टिक कर दीजिएगा। अगर दोनों हो तो आप 4 से 7 पर टिक करोगे। ओके, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है, और इसमें भी सेकंड पार्ट अतः प्रत्यय अवस्था के अंतर्गत आता है ये। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको बोला था कि यहां पर बच्चा जो है वो कैसे सीखता है, वो प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के अनुसार सीखता है। देखो, भूल क्या, बार बार किसी भी चीज को वो याद नहीं रख पा रहा है, को जो भी चीज वो कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि निम्नलिखित में से जिन प्याजे के अनुसार कौन सी अवस्था को प्रयास एवं भूल की अवस्था कहते हैं, तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था को ही कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। चलिए 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 चलिए, यहां समझ में आ गया होगा सभी बात, सभी बच्चों को। बच्चे कह रहे हैं सर कितनी देर से क्लासेस चल रही है गुरुजी, तो डियर 12-15 से क्लासेस चल रही है। टाइम आपके ऊपर लिखा तो है यहाँ पर, ये देखो 12-15 से, ठीक है, 12-15 से आपकी क्लास चल रही है। चलिए, 2 स्टेज समझ में आ गई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज की ओर चलें तो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जिसे आप कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हो, जो कि 7 से 11 वर्ष, ये डायरेक्टली एज पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की स्टेज अवस्था बताइए। तो ध्यान रखिएगा, 7 से 11 वर्ष की जो उम्र होती है उसके अंतर्गत बच्चा यहां पर आता है, और इसके अंदर बच्चा मूर्त तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो बच्चे के अंदर विकेंद्रीकरण का ज्ञान नहीं था, वो बच्चा गिलास को देखकर नहीं बता सकता था कि किस गिलास के अंदर ज्यादा पानी आ रहा है, लेकिन अब बच्चा जो है वो बता देगा, चाहे उसकी हाइट ऊंची हो या सरफेस ज्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, जिसके अंदर ज्यादा पानी उसे को लगेगा वो बता देगा। जैसे कि यहाँ पर चौड़े गिलास में पानी ज्यादा आ रहा था, तो इस बार वो बता देगा चौड़े पानी में ज्यादा पानी आएगा, चौड़े गिलास में। या फिर अगर किसी चीज को वो सीधा कर सकता है, अगर वो 1 से 10 तक की गिनती सीधी सुना सकता है तो उसको वो उल्टी भी सुना सकता है। ओके, घड़ी को खोल सकता है, खिलौनों को खोल सकता है, तो उसको वो जोड़ भी सकता है। ये सारा का सारा ज्ञान अपने मस्तिष्क में वो संजोकर रख सकता है, संरक्षण की प्रवृत्ति उसके अंतर्गत आ जाती है। यानी कि बच्चे के सामने जो भी उसके सामने दिखाई दे रहा हो, ध्यान रखिएगा, बच्चे के अंदर जो भी कॉन्क्रीट चीज हो, जो चीज दिखाई देती हो, उसके बारे में बच्चा सोचना शुरू कर देता है। यहां पर बच्चा जो है वो, ध्यान रखिएगा, अमूर्त चीजों के बारे में नहीं सोचता, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में नहीं सीखता, केवल मूर्त चीजों के बारे में सोचता है। ओके, जो चीज दिखाई देती हो, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए तो। ठीक है, बिल्कुल। और लास्ट स्टेज आ जाती है आपकी औपचारिक संकेतात्मक अवस्था। ध्यान रखिएगा, यहां पर कई बच्चे इसको सोच लेते हैं अनौपचारिक। ध्यान रखिएगा, ये अनौपचारिक नहीं है, औपचारिक है। कई बच्चों को तो यही नहीं पता, कई बच्चे मूर्त को बोल देते हैं औपचारिक और लास्ट वाले को बोल देते हैं अनौपचारिक। ऐसा नहीं है डियर, थर्ड स्टेज को मूर्ति बोला जाता है और फोर्थ स्टेज को औपचारिक बोला जाता है, फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है इसको। ठीक है, अनौपचारिक नहीं कहा जाता, गलती मत कहिएगा, औपचारिक कहा जाता है इसको। मैंने देखा है बहुत बच्चे यही गलती कर देते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसकी अवस्था कितनी है, तो 11 से लेकर 15 वर्ष का जो बच्चा है वो इसके अंतर्गत आता है। कितने वर्ष का बच्चा? 11 से लेकर 15 वर्ष का बच्चा इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर गद्यांश एवं पद्यांश की क्लास चाहिए सर। बिल्कुल डियर, गद्यांश एवं पद्यांश की क्लास आपके लिए चला दी जाएगी, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है,
बच्चे कह रहे हैं सर एज, टॉय एज एंड प्ले एज किसको किस में कहा जाएगा? डियर आपने मुझे लगता है मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है, इसलिए मेरे पास आप ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो प्लीज एक बार लास्ट वाली क्लास देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि प्ले एज एंड टॉय एज किसको कहा जाता है। ठीक है, खेलने की अवस्था एक अलग अवस्था है जो कि 6 से 12 वर्ष की कहा जाता है, क्योंकि उस अवस्था के अंतर्गत बच्चा जो होता है वो खेलता सबसे ज्यादा है। अगर आप कह रहे हो अलोन टू प्ले की प्रवृत्ति, तो वो आपका अलोन टू प्ले की प्रवृत्ति जो होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं जन्म से 2 वर्ष के अंतर्गत, वो बच्चे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से देखिएगा, पूछा क्या गया है। आपको बोल रहा है सबसे ज्यादा खेलने की प्रवृत्ति कहां देखने को मिलती है, या फिर अकेले खेलने की प्रवृत्ति कहां देखने को मिलती है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 11 से 15 वर्ष की आयु में, उसके अंतर्गत क्या आता है? तो वास्तविक के साथ साथ बच्चा जो होता है वो संभावना में भी उत्तर देने लग जाता है। मतलब यहां पर जो है बच्चा मूर्त संज्ञानात्मक में केवल उन चीजों के आंसर, उन चीजों के बारे में सोच रहा था जो बच्चे को दिखाई देता हो, यानी कि मूर्त हो, कॉन्क्रीट हो। अब यहां पर बच्चा जो है वास्तविक के साथ, यानी कि जो चीज दिखाई देती है उसके साथ साथ जो चीज नहीं दिखाई देती, यानी कि संभावना में भी उत्तर देने लग जाता है। जैसे कि मैंने नीचे एक फिगर बना रखा है, अच्छा फिगर है, देखिए। वो सोच रहा है कि एक गिलास में पानी है। अभी इसको आप 2 तरीके से सोच सकते हो, या तो ये आधा गिलास भरा हुआ है या आधा गिलास खाली है। दोनों चीज तो सही है ना। आप इसको बोल दोगे कि आधा गिलास खाली है तो वो भी सही है, अगर आप इसे बोल दोगे आधा गिलास भरा हुआ है वो भी सही है। तो यही क्वेश्चन जो अगर आप बच्चे को देते तो आप मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा छूटते ही बोलता कि सर आधा गिलास पानी भरा हुआ है, लेकिन इस अवस्था में बच्चा आकर ये सोचने लग जाता है कि आधा गिलास खाली भी तो है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि बच्चा ना केवल वास्तविक यानी कि जो चीज उसको दिखाई दे रही हो, बल्कि उसको आंसर जो है संभावना में भी देने लग जाता है कि जस्ट इमेजिन। आपने मूवी देखी होगी ना क्रिश, उसमें एक व्यक्ति होता है बार बार कहता है जस्ट इमेजिन, तो वही ये सोचने के ऊपर आपको प्रभावित कर रहा है। सोचो, ये भी तो हो सकता है, संभावना में उत्तर देना शुरू कर देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। तो ये आपका पूरा का पूरा जीन पियाजे की पूरा का पूरा उसका संज्ञानात्मक विकास, उसके महत्वपूर्ण संप्रत्यय और उसकी अवस्थाएं थी। यहां तक अब ये बताइए किस किस बच्चों को क्या क्या समझ में आया और क्या क्या समझ में नहीं आया। अगर सारी चीज समझ में आ गई तो लिख दीजिए जी सर। आगे चलते हैं फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि यहां से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। लीजिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे बच्चे किसने भेजा गुलाबी गुलाब, बहुत बढ़िया बात है। बच्चे कह रहे हैं मैथ्स पेडागोजी कब होती है सर? डियर मैथ्स पेडागोजी कंप्लीट हो गई है, एक बार चैनल पर जाकर देखो। रोज भेजे आपने, उसके लिए धन्यवाद। चलिए 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 चलिए, सभी को समझ में आ गया। अब चलते हैं यहां से क्वेश्चन के ऊपर। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, लगाओ और थोड़ा सा इसको सोचो, क्योंकि गला दर्द हो गया, आप पानी पी लो। एक बच्चा पूछ रहा है सर विकेंद्रीकरण को ध्यान से समझा दीजिए। डियर मैंने आपको बोला ना, विकेंद्रीकरण ये मान लीजिए कि कोई भी चीज, ऐसी चीज जैसे कि मैंने आपका एक पानी का गिलास लिया, एक पानी गिलास ऊंचा है और एक पानी का गिलास चौड़ा है, और यहां पर बच्चों को बोल दिया गया कि इसमें से ये बताइए किसके अंदर पानी ज्यादा आएगा। तो बच्चे ने देखा इसकी हाइट ज्यादा है, इसके अंदर पानी ज्यादा आएगा, बच्चे ने ये देख लिया। और ये नहीं देखा बच्चा इसका ये चौड़ा है, वो ये नहीं देख रहा कि उसका सरफेस क्या है। ठीक है, बस बच्चे को इतना पता है कि जो चीज ऊंची होगी ना उसमें ज्यादा चीजें आती है, यानी कि वो देखकर ये नहीं बता सकता कि कौन सी चीज ज्यादा आएगी, किसमें सही है कौन सा गलत है। ओके, बच्चे के अंदर ये ज्ञान नहीं होता, वही क्या कहलाता है आपका विकेंद्रीकरण कहलाता है। ओके, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए बच्चे कह रहे हैं इसका बी होगा। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, एक बार देख लेता हूं, देखो क्या बोल रखा है। संज्ञानात्मक विकास में क्या बोल रखा है? स्व केंद्रिता का अर्थ होता है, यानी कि इकोसेंट्रिज्म की बात करी गई है। ब्लू पेन अजीब सा लग रहा है, एक बार चेंज कर लेते हैं। क्या बोल रखा है?
इकोसेंट्रिज्म यानी कि स्व केंद्रिता। अभी मैंने आपको बोला था कि बच्चा जो होता है ना, स्व केंद्रित क्या होता है कि वो बच्चा ये सोच रहा होता है जिस प्रकार से मैं दुनिया के बारे में सोच रहा हूं उसी प्रकार से अन्य व्यक्ति भी सोचते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, इकोसेंट्रिज्म कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया कि बच्चे यह मान लेना कि दूसरे व्यक्ति भी संसार को वैसे ही देखते हैं जैसे कि मैं देखता हूं, यानी कि व्यक्ति देखता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर जिस जिस बच्चों ने इसका सेकंड लगाया था। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर हम लेट से आए थे, प्लीज 2 पॉइंट दोबारा समझा दीजिए। डियर आप टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हैं, स्मार्ट तरीका, थोड़ा स्मार्ट बनिए, जो नीचे रेड लाइन चल रही है ना उसको पीछे ले जाइए, मेरे को पीछे ले जाने की क्या जरूरत है, आप दोबारा अपने आप वहीं पर पहुंच जाओगे। आप लेट जुड़े हो तो दोबारा क्लास को देख लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, बी स्मार्ट यार। आप मुझे कितनी बार भी पीछे ले जा सकते हो, कितनी बार भी आगे ले जा सकते हो, कितनी बार भी मुझे रोक सकते हो, जब चाहे आप अपनी क्लास ले सकते हो। ओके, ये क्लास कहीं डिलीट नहीं होने वाली, आप आराम से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान स्कीमा में नए अनुभव के आधार पर परिवर्तन लाना जाना जाता है। जल्दी से बताइए कि जो भी आपका एकोमोडेशन यानी कि स्कीमा, ओके स्कीमा कहाँ इंग्लिश में, ओके ये रहा स्कीमास। तो जल्दी से बताइए कि वर्तमान स्कीमा में यानी कि जो अभी है आपका ऑनलाइन मतलब ऑन द स्पॉट स्कीमा में आप नए अनुभव के आधार पर क्या बोल रहे हो, नए अनुभव के आधार पर, नए ज्ञान के आधार पर आप परिवर्तन ला रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो क्या कहलाता है आपका, वैसे तो मैंने बोल ही दिया था, आपने सुन लिया होगा, उसको एकोमोडेशन यानी कि समायोजन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चे ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बिंदु आपकी यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो क्या बोल रखा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक बालक शुरू करता है। जल्दी से बताइए, ड्यूरिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज ए चाइल्ड बिगिंस, क्या करता है शुरू, जल्दी से बताइए कौन बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, फटाफट बताइए कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा। ओके बच्चे कह रहे हैं थर्ड का सी, तार्किक चिंतन पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में। ओके, लगता है बच्चे बहुत ही लेट जुड़े हैं जो बच्चे सी इसका लगा रहे हैं। चलिए कुछ बच्चे समझदार हैं जो डी लगा रहे हैं। अरे डियर मैंने आपको अभी तो बताया था, तार्किक चिंतन यानी कि जो चीज देख कर लॉजिकल रूप से सोचना लग जाता है। औपचारिक तो आपका पता ही चल गया, यहां पर जो होता है वो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में अंत्य प्रज्ञात्मक चिंतन यानी कि बच्चा जो होता है, देखो सेकंड स्टेज ही तो बताई थी मैंने आपको। ठीक है, सिंपल यार, सीधी सी बात है बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहा क्वेश्चन आपको, फिर भी आप पता नहीं क्या सोच रहे हो। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया था वो बिल्कुल सही था, सी जिस जिस बच्चों ने लगाया वो गलत है। ठीक है, मूर्त तो डियर थर्ड में आता है ना, तार्किक चिंतन तो थर्ड में शुरू करता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से संबंधित है। ऑब्जेक्ट जो प्रेफरेंस थे इज रिलेटेड विद विच स्टेज ऑफ पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल यार वो क्वेश्चन तो गलत मत करो जो एज इट इज मैंने पॉइंट लिखवाए हुए हैं, और ये क्वेश्चन आपकी सीटेट में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एज इट इज वाले थोड़े से जिसमें तर्क वितर्क, वैसे तो साइकोलॉजी में तर्क वितर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, पेडागोजी में सोचना होता है। तो साइकोलॉजी में तो डायरेक्ट आपको आंसर देखने को मिल जाते हैं, यही सही होगा। पेडागोजी में ये लगता है कि चारों के चारों सही है। ओके, तो साइकोलॉजी में जितना हो सके उतना कम गलत करो, पेडागोजी में मानता हूं गलत हो जाते हैं। चलिए फोर्थ का ए बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल, जिस जिस बच्चों ने इसको ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। मैंने आपको बोला था बच्चे वस्तु स्थायित्व का ज्ञान बच्चे के अंतर्गत नहीं होता, वो किसके अंतर्गत नहीं होता, सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष के अंतर्गत नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग नाम है हिंदियों में, इंग्लिश में सेम ही नाम रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये लीजिए, टाइम पीरियड बताना आपको किसका, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का, मूर्त संख्यात्मक अवस्था का। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल फिक्स आंसर है इसका, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। और ये वाला क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, वैसे देखा जाए तो थर्ड स्टेज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही।
बिल्कुल फिक्स आंसर है, जल्दी से बताओ डियर क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए चलिए, बच्चे कह रहे हैं सेकंड, बिल्कुल डियर 7 से 11। जिस जिस बच्चों ने इसका आंसर लगाया 7 से 11 बिल्कुल फिक्स आंसर था, वो बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, देखिए पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के बच्चे की मुख्य विशेषता, जल्दी से बताइए कि आपका द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इन द प्री, ओके प्री प्रोपोर्शनल होना चाहिए था ना स्टेज, ओके सही है, आधा आधा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताइए पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के बच्चे, मुख्य विशेषता बतानी है आपको। सही आंसर ए बी सी या डी, कौन बच्चा इसका सही आंसर बताएगा। पूर्व संज्ञानात्मक, ओके 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 एंड ओके ओके, चलिए जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है डियर, जिस जिस बच्चों ने इसका बी लगाया, क्योंकि मैंने आपको साफ बोला था, क्योंकि इस अवस्था के अंतर्गत जो बच्चा होता है ना वो इकोसेंट्रिज्म होता है, आत्म केंद्रित होता है, वो सारी की सारी चीजों को वो सोच रहा है जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे दुनिया वाले सोच रहे हैं, ओके। तो ध्यान रखिएगा आज्ञात्मक तर्क जो होता है वो चौथी स्टेज में करता है, अमूर्त भी चौथी स्टेज में करता है, संसारी ज्ञान उसकी गतिक क्रियाओं वो भी आपका तीसरी चौथी में करता है ये, ओके। तो सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये वाला क्वेश्चन बताओ कौन बच्चा सही आंसर बताएगा, और ये लगा लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पूरे के पूरे रिपीट होने के चांसेस हैं इस बार, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है अलग तरीके से बनाया गया है आपके लिए। तो जल्दी से बताइए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही क्रम है। अब बताइए कौन सा इसमें सही क्रम है, कौन बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, मैं भी देखता हूं कितने बच्चे इसका सही आंसर देखते हैं। मैंने जितना आपको पढ़ाया है अगर आपने सही तरीके से सारी चीजों को समझी है तो इसका आंसर बिल्कुल आप करेक्ट दे पाओगे। लीजिए बताइए जल्दी से। नाम है नुतुन कुमारी, बहुत अच्छी बात है डियर, मन खुश कर दिया आपने नुतुन जी, पहला ही आंसर आया और पहला ही बिल्कुल करेक्ट आया। चलिए कुमारी गीता ने भी सही आंसर दिया है। लीजिए लीजिए अब आने लगे गलत आंसर, सही आंसर लेकिन ज्यादा आ रहे हैं गलत कम आ रहे हैं। इस बात की तो चलो खुशी है कि बच्चों को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था, जिस जिस बच्चों ने लगाया था। देखो पहली स्टेज में वस्तु स्थायित्व का ज्ञान बच्चे के अंतर्गत नहीं होता है, फिर दूसरी स्टेज में दूसरा ही आपका क्या था अत्य प्रज्ञा चिंतन शुरू कर देता है, फिर आपका विलोमीय विचार यानी कि जो चीजें उसको दिखाई देती हैं उसके बारे में सोचने लग जाता है बच्चा, रिवर्सिबिलिटी का उसके अंदर ज्ञान आ जाता है, मतलब चीजों को खोल सकता है तो जोड़ भी सकता है, तीसरी अवस्था के अंतर्गत आता है ये। और लास्ट आ जाता है आपका अंत में अमूर्त चिंतन। ये बिल्कुल सही है, चारों की चारों स्टेज एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, और ये नहीं पूछा उनका नाम क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या बच्चे के उद्देश्य होते हैं वो पूछा गया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था, ठीक है। अब रोने से क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। ध्यान रखिएगा पहले आपने बी लगाया था बाद में आपने आंसर चेंज कर दिया तो वो आपकी गलती है ना डियर, इसलिए आंसर फिक्स रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास के औपचारिक संकेतात्मक अवस्था एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ध्यान रखिएगा मानसिक विकास के औपचारिक संकेतात्मक अवस्था जो कि चौथी स्टेज आ जाती है आपकी, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। बच्चे कह दिए 8th का ए क्या है, परिकल्पनाओं के मूल्यांकन की क्षमता। बिल्कुल जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। बच्चे जो होते हैं ना वो परिकल्पना, या ध्यान रखिएगा यहां पर इतनी सी चीज आप ध्यान रख लेते हैं, कल्पना यानी कल्पनाओं, यानी कि बच्चा जो है वो क्या कर लेता है वास्तविक के साथ साथ संभावना, संभावना आखिर होती क्या है, इमेजिन ही तो होता है, कल्पना ही तो होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस जिस बच्चे ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। एक चीज को आप उठाकर आंसर दे सकते हो, संभावना जस्ट इमेजिन मैंने आपको समझाया भी था, कल्पना ही होती है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के लिए सत्य है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज ट्रू फॉर प्री प्रोपोर्शनल पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जल्दी से बताइए सही आंसर इसका क्या होगा मेरे बच्चों। बिल्कुल इमेजिनेटिव बोल सकते हो आप इसको, सही आंसर क्या होगा इसका बताइए। नाइन्थ चल रहा है डियर, 7th थोड़ी चल रहा है। 9th का बच्चे कह रहे हैं सी, सी क्या है,
ओके, पूर्व संज्ञानात्मक, ओ हाँ बिल्कुल सिंपल है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था का सेकंड ही स्टेज आ जाता है आपका। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। पियाजे के अनुसार बच्चे प्रयास एवं, देखो क्वेश्चन पूछ ही लिया गया आपसे, प्रयास एवं त्रुटियों के द्वारा सीखते हैं। जल्दी से बताइए, अकॉर्डिंग टू पियाजेट चिल्ड्रंस लर्न बाय ट्रायल एंड एरर इन विच स्टेजेस। जल्दी से बताइए कौन सी अवस्था के अंदर बच्चा प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखता है। बच्चे कह रहे हैं नाइन्थ का सी, ओके चला गया नाइन्थ, 10th आ रखा है डियर। 10th का बी क्या है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। अरे लव यू मेरे दोस्तों, ये हुई ना बात, बच्चे बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा प्रयास कर रहा होता है और गलतियों के द्वारा सीख रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ओके, ये 10th का सी लगाने वाले हैं ना, गुस्सा दिला रहे हैं मुझे, इतनी मेहनत कर रहा हूं यार आपके लिए और आप ऐसे ऐसे आंसर लगाओगे तो गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया था इसका। मैंने आपको साफ बोला था यार, सेकंड स्टेज में बच्चा प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीख रहा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। कुछ सीखने और सीखी गई बातों का प्रयोग में लाने की प्रक्रिया डैश के रूप से जानी जाती है। देखो क्या बोल रखा है, कुछ सीखने और सीखी गई बात, कुछ भी आप सीख रहे हो और सीखी गई बात को आप प्रयोग में ला रहे हो, उस प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चार है आपके सामने और चारों में से एक सिंपल सा आंसर सामने ही चमक रहा है, आपने देख लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया, एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण, कुछ भी देखने को मिल सकता है, सही लगाया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था जो भी आप सीख रहे हो उसको बिल्कुल हुबहू आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातकरण कहलाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सभी के सभी करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक 4.2 चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 नैतिक विकास मॉरल डेवलपमेंट। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि निम्नलिखित में से कोलबर्ग के द्वारा दिए गए सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, या फिर नैतिक विकास किस साइकोलॉजिस्ट किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा नैतिक विकास जो दिया गया है वो हमारे कोलबर्ग साहब ने दिया है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये कोलबर्ग यानी जो नैतिक विकास दिया है, मॉरल डेवलपमेंट दिया है, इसके अंदर इन्होंने क्या बोला था? ओके, सुनील कह रहे हैं सर हमने साइंस का पीडीएफ लिया है, अमाउंट डिडक्ट हो गया लेकिन पीडीएफ नहीं मिली है। तो आपको मैं बताऊंगा, क्या नाम था इनका? सुनील नाम था आई थिंक, जहां तक ख्याल है। डियर, अगर आपके पैसे डिडक्ट हुए हैं और आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, 98 70 58 3 7 8 और 9 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप करिएगा, ये पीडीएफ वाली टीम का व्हाट्सएप नंबर है, आपको पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। अगर आपके अमाउंट डिडक्ट हुआ और पीडीएफ नहीं मिली आपको तो वो आपको पैसे भी वापस कर देंगे, अगर आपके पैसे रिफंड होंगे, या फिर आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको पीडीएफ भी दे देंगे, यानी कि जो चीज़ आपको चाहिए होगी उसी अनुसार आपको वो टैकल करेंगे। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी, अगर आपको वापस अमाउंट रिफंड चाहिए तो अमाउंट भी रिफंड कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये हो गई बात पीडीएफ वाले बच्चे की, जो बच्चा कंफ्यूज था। अब बात कर लेते हैं नैतिक विकास को। किसी भी बच्चे को डाउट हो पीडीएफ से रिलेटेड तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो आपका चैप्टर क्या है आज का? नैतिक विकास। अब देखो कोलबर्ग ने इसमें क्या कहा था, तो कोलबर्ग ने कहा था कि बच्चे जिस तरह से सही एवं गलत के बीच अंतर करना, अपराध बोध की अनुभूति करना, स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखकर देखना, तथा जब दूसरे लोग कठिनाई में होते हैं तो उनकी मदद करना सीखते हैं, यही क्या कहलाता है? आपका नैतिक विकास के घटक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगर आपने ये 3 लाइन समझ ली ना तो पूरा का पूरा नैतिक विकास आपने समझ लिया। क्या बोल रखा है? देखिए, बोल रखा है कि बच्चे जिस तरह से सही एवं गलत के बीच में, ध्यान रखिएगा, सही एवं गलत के बीच में, क्योंकि पूरा का पूरा मॉरल डेवलपमेंट जो है वो सही और गलत के बीच में ही चलता है। ओके, सही एवं गलत के बीच में अंतर करना, अपराध बोध की अनुभूति करना, स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर, कई बार आप बोलते हो ना कि मैं तेरे दुख को समझ सकता हूं अगर मैं तेरे स्थान पर होता, तो वही वाली बात है, स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर उसकी सिचुएशन को समझना, और जब दूसरे लोग कठिनाई में होते हैं उनकी आप किस प्रकार से मदद करते हो वो सीखते हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका नैतिक विकास कहलाता है, मॉरल डेवलपमेंट कहलाता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा।
सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करते रहिएगा प्लीज। डियर, एक्सप्लेन जो होता है वो हमेशा हिंदी में ही होता है, इंग्लिश में तो आपको टर्म याद होने चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देख लिए पूरा का पूरा मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। पहले बच्चा है जिसने बोला थोड़ा सा एक्सप्लेन इंग्लिश में कीजिए। डियर देखो क्या बोल रखा है, सही एवं गलत, यानी कि राइट एंड रॉन्ग की जो प्रवृत्ति होती है वो, या फिर आपके जो गिल्टी फील होते हो वो, या फिर बच्चे की जो सही एवं गलत का, या फिर अपने स्थान पर दूसरे के स्थान पर अपने आप को रखकर, उनके पोजीशन पर अपने आप को रखकर वो जो ट्रबल में है, जो वो गलतियां हैं, जो आप बोल सकते हो कि उनमें जो प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, वही आपका कहलाता है आपका मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास कहलाता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। अब कोलबर्ग साहब ने इसके अंदर क्या कहा था, तो कोलबर्ग साहब ने कहा था कि उन्होंने 10 से 16, वैसे तो 9 से 16 अधिकतर देखने को मिलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कोलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के लड़कों के सामने कहानी के माध्यम से, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहानी के माध्यम से, किस माध्यम से, तो आपका स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टोरी टेलिंग के द्वारा उनके सामने नैतिक दुविधा प्रस्तुत की थी। क्या प्रस्तुत की थी, तो मॉरल डिलेमा प्रस्तुत किया था। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में याद रख सकते हो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद रख सकते हो। ओके सर, सीटेट के लिए आपकी वीडियोस देखने के अलावा और कहीं से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डियर आप पूरा का पूरा अच्छी तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ रहे हो तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका 101% मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका सीटेट अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बिंदु अगर आपसे पूछा जाए कि कोलबर्ग ने किन बच्चों के सामने अपनी कहानी के माध्यम से प्रस्तुत की थी दुविधा, तो वो बॉयज के सामने, लड़कों के सामने, ध्यान रखिएगा। ओके, कितने उम्र के बच्चे थे, तो 10 से 16 वर्ष के बच्चे, 10 to 16 ईयर्स के बच्चे थे वो, जिनके सामने बच्चों के सामने स्टोरी के माध्यम से उन्होंने दुविधा प्रस्तुत करी थी। ओके, जिसको आप इंग्लिश में मॉरल डिलेमा कहते हो। और बच्चों ने इसी के अंदर से निकलने के लिए, ध्यान रखिएगा, बच्चों ने इसी दुविधा से अंदर निकलने के लिए उन्होंने क्या सहारा लिया था, तो नैतिक तर्क का सहारा लिया था। ओके, ध्यान रखिएगा, नैतिक तर्क का सहारा लिया था, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। और ये पूरी की पूरी स्टोरी बच्चों के बाद देने के ऊपर, बच्चों ने अपनी राय देने के ऊपर, कोलबर्ग ने इनको 3 स्तर और 6 अवस्थाओं, ध्यान रखिएगा, 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, आपको इसको बांटा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोलबर्ग के जो नैतिक विकास है उसको कोलबर्ग ने कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो 3 स्तर जिसे आप 3 लेवल्स बोलते हो, और 6 अवस्थाएं यानी कि 6 अवस्थाएं जिसे आप इंग्लिश में 6 स्टेजेस बोलते हो, उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूट किया था। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो डियर, बिल्कुल। अब ये जो कहानी थी ना, ये देखिए कई बार कहानी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी कहानी थी। ठीक है, ये स्टोरी जो थी वो पूछ ली जाती है, तो आप छोटी सी स्टोरी एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बोल देता हूं क्या थी स्टोरी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक है ना व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, हैंस नाम था, ध्यान रखिएगा, क्या नाम था उसका, हैंस नाम था। तो हैंस जो था ना, उसकी जो वाइफ थी ना, उसकी वाइफ जो थी वो हॉस्पिटलाइज हो गई। क्यों, क्योंकि एक भयंकर बीमारी से वो ग्रस्त हो गई थी, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। और हॉस्पिटल में जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था तो वहां के जो डॉक्टर थे ना, उन डॉक्टर ने बोला कि आपकी वाइफ को बचाने के लिए एक मेडिसिन चाहिए, और वो मेडिसिन अभी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर से जाकर मेडिकल से लेकर आनी होगी। अब हैंस जो नाम का व्यक्ति था ना, वो पूरे के पूरे हर जगह पर घूम लिया, लेकिन उसको एक मेडिसिन ये वाली नहीं मिली। आखिर में जाकर एक मेडिकोज की दुकान में उसको मेडिसिन मिली, लेकिन मेडिकोज की दुकान में जो उसका प्राइस था उससे वो 5 गुना ज्यादा मांग रहा था। बोल रहा था आपको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो जाओ। ध्यान रखिएगा, हैंस नाम का व्यक्ति था जिसकी वाइफ को क्या हो गया था, एक भयंकर बीमारी हो गई थी, जिसके कारण वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करने के बाद बोला आपकी वाइफ को बचाया जा सकता है, लेकिन मुझे कि ये वाली मेडिसिन चाहिए, हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, आप बाहर से जाकर मेडिसिन लेकर आइए। तो बाहर मेडिकल में गए, दुकान पर गए, तो उसकी जो प्राइस था ना वो मान लीजिए $100 था। क्या था, $100 था प्राइस उस दवाई का, लेकिन जो दुकान वाला था उसके कितने मांग रहा था, $500 मांग रहा था, यानी कि 5 गुना ज्यादा मांग रहा था उसके प्राइस। ओके, तो हैंस के पास उस समय उतने पैसे नहीं थे, उसके पास केवल $200 ही पैसे थे। उसने कहा कि सर आप ये वाले पैसे अभी ले लीजिए, मेरी वाइफ को बहुत अर्जेंट में जरूरी है दवाई, मैं आपको थोड़ी देर में ला
ये पैसे बाकी के बाकी दे दूंगा। मेडिकल वाले ने बोला भाई पूरी की पूरी पेमेंट दो तभी आपको दवाई मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो बेचारा हैंस परेशान हो गया। और जब हैंस परेशान हो गया, जब थोड़ी देर के बाद रात में जब दुकान क्लोज हो गई, बंद हो गई, तो हैंस ने क्या करा, दुकान में जाकर चोरी कर ली। मतलब उसके वहां पर जाकर उसने वो दवाई उठाकर ले आया और अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करने लगा। यानी कि हैंस ने क्या करा, उस दुकान का ताला तोड़कर चोरी कर ली उस दवाई को, ओके, क्योंकि उसको अर्जेंट जरूरी थी। अब इसी कहानी के माध्यम से अलग अलग अवस्थाओं में बच्चों को ये बात बताई गई और बच्चों से पूछा गया कि हैंस ने जो करा वो सही करा कि गलत करा। बस यही स्टोरी थी। इसी के ऊपर पूरा का पूरा नैतिक विकास चला था, किसका, कोलबर्ग का। ओके, तो सभी बच्चों को स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर जिस बच्चों को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। इसी स्टोरी के माध्यम से आपका नैतिक विकास पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जल्दी से बताइए स्टोरी समझ में आई, आगे चलें। चलिए, बच्चों को स्टोरी समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब चलते हैं आगे, क्योंकि यहां पर आपका बस यही क्वेश्चन था कि नैतिक विकास किसने दिया है, कोलबर्ग ने। किसके ऊपर दिया था, तो लड़कों के ऊपर प्रयोग करके दिया था। कितने उम्र के बच्चे थे, तो 10 से 16 वर्ष के बच्चे थे। कितने भागों में बांटा था, तो 3 स्तर यानी कि 3 लेवल्स और 6 अवस्थाओं यानी कि 6 स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया था। और बच्चों के सामने जो कहानी के माध्यम से दुविधा प्रकट करी थी, उससे बाहर निकलने के लिए बच्चों ने किस चीज का सहारा लिया था, तो नैतिक तर्क का सहारा लिया था। बस यहां से क्वेश्चन इतने ही बनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जो नैतिक विकास दिया गया था, इसके अंदर इन्होंने बोला क्या था, इस पूरी की पूरी स्टोरी से रिलेटेड। तो देखो, इसको अगर मैंने अभी आपको बोला कि 3, यहां पर साफ बोला ना मैंने आपको कि 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में बांटा गया। तो ये 3 स्तर कौन कौन से हैं और हर स्तर में 2-2 अवस्थाएं कौन कौन सी है, वो हम एक एक करके बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला आ जाता है आपका पूर्व परंपरागत स्तर। ध्यान रखिएगा, प्री कन्वेंशनल स्टेज इसे बोलते हैं, जो कि जन्म से लेकर 9 वर्ष का जो व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, वो इसके अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, इस स्तर के अंदर, इस लेवल के अंदर, ये आपका लेवल नंबर 1। इस लेवल के अंदर आपकी 2 अवस्थाएं आती हैं, 2 स्टेजेस आती हैं। दोनों आपके सामने लिख रखे हैं मैंने, ए और बी करके। पहला आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि पहली अवस्था कौन सी है, तो पूर्व परंपरागत स्तर है, जिसमें जन्म से लेकर 9 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब कोलबर्ग ने क्या करा था, तो कोलबर्ग ने इस अवस्था में बच्चों को नैतिक नियमों का कोई भी ज्ञान नहीं होता। ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को क्या पता नैतिक नियमों के बारे में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में बच्चे को नैतिक नियमों का कोई ज्ञान नहीं होता। और कोलबर्ग ने भी इसको 2 अवस्थाओं में बांटा था। ध्यान रखिएगा, हर लेवल पर, हर स्तर पर आपके क्या मिलेंगे, 2-2 लेवल मिलेंगे, 2-2 स्टेजेस मिलेंगी, 2-2 अवस्थाएं मिलेंगी। ठीक है, तो पहला आपका लेवल, पहला स्तर हो गया आपका पूर्व परंपरागत, जिसमें 2 अवस्थाएं आ जाती हैं। पहला दंड आज्ञा पालन अभिमुखता और दूसरा साधनात्मक संपेक्ष अभिमुखता। अब यहां पर पूछेंगे सर इसमें कितनी उम्र के बच्चे आते हैं और इसमें कितनी उम्र के बच्चे आते हैं, तो डियर कोलबर्ग ने उम्र के बारे में नहीं बोला इसके अंतर्गत। ओके, बस आपको ध्यान रखना है कि पहले स्तर के अंदर 2 अवस्थाएं आती हैं, जो कि पहला है दंड आज्ञा पालन अभिमुखता और दूसरा है साधनात्मक संपेक्ष अभिमुखता। ओके, अब यहां पर कुछ टैग वर्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं, मैं आपको बताते चलूंगा कौन कौन से टैग वर्ड्स हैं और उसी के अनुसार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो पहला है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें आपका पनिशमेंट ओबीडेंस ओरिएंटेशंस होता है। इसमें क्या है, तो ध्यान रखिएगा, दंड से बचने एवं आज्ञा पालन करना। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला आपका कि दंड से बचने और आज्ञा पालन करना ही बच्चों के लिए यहाँ पर क्या होती है, नैतिकता होती है। बच्चों के लिए यहाँ पर मॉरल एजुकेशन होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप अपने स्कूल में देखा होगा आपने कि एक टीचर जो है ना, बच्चे को मार पीट कर कोई भी काम करवा लेता है और बच्चा पिटाई के डर के मारे है ना वो काम कर भी देता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, अगर मैं आपकी कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रख दूं, बंदूक रख दूं और आपको बोलूं ये काम करने के लिए, तो आप काम कर लोगे ना अपने जीवन को बचाने के लिए। ओके, तो वही यहां पर बात होती है। बच्चा जो होता है ना, दंड से बचने के लिए, क्या बात करा मैंने आपका, पनिशमेंट से बचने के लिए जो सामने वाला बोलता है उस बात को वो कर लेता है। कहने का मतलब है गन पॉइंट पर रखवाकर उससे काम किया जाता है। ओके, या काम करवाया जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, ओके, बच्चे कह रहे हैं कि सर कहीं कहीं इसका 4 से 10 उम्र दिया गया। डियर, मैं जो पढ़ाता हूं आपको एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार पढ़ाता हूं, कहीं पर कुछ भी दिया हो उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो बोलता है वो बोला जाता है 0 से 9 वर्ष। ओके,
तो 0 से 9 वर्ष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर कहने का मतलब ये है, दंड आज्ञा पालन अभिमुखता में बच्चे से जो भी काम करवाया जाता है ना, वो कैसे करवाया जाता है, तो गन पॉइंट पर रखवाकर काम किया जाता है। ओके, बच्चे को जो भी काम करवाना है आप उससे कैसे करवा लेते हो, गन पॉइंट पर, यानी कि डरा धमकाकर उससे काम करवा लेते हो, और बच्चा भी पनिशमेंट के डर के मारे उस काम को वो कर देता है, ठीक है। चलिए, बच्चे कह रहे हैं सभी चीज क्लियर होगी। अब इसी के अंदर सेकंड जो अवस्था आ जाती है वो आती है साधन संपेक्ष अभिमुखता। अब देखो, इंग्लिश में एक शब्द याद रखना आपको, इंस्ट्रूमेंटल। अब ये इंस्ट्रूमेंटल होता है ना, इसी के ऊपर पूरा का पूरा आपको ये समझ में आ जाएगा क्या है ये। तो इसका एक टैग वर्ड भी है आपका गिव एंड टेक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है जिसमें गिव एंड टेक की प्रवृत्ति देखने को मिलती है बच्चे के अंदर, तो वो है आपका अवस्था नंबर 2, जिसको साधनात्मक संपेक्ष अभिमुखता कहा जाता है। ओके, अब ये गिव एंड टेक की प्रवृत्ति यहां पर बच्चे के अंदर क्यों होती है, तो इस उम्र में बच्चे के अंदर क्या होता है, यदि किसी कार्य के बदले उसको कुछ लाभ प्राप्त हो रहा होता है, ध्यान रखिएगा, इफ देयर इज सम बेनिफिट इन रिटर्न फ्रॉम ए वर्क देन वर्क इज मॉरल। कहने का मतलब है कि अगर आप बच्चे को किसी कार्य के बदले उसको कुछ लाभ मिल रहा होगा तो वो कार्य उसके लिए नैतिक होगा, वो कार्य वो उस चीज को कर देगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहां पर मैंने बोला एक बच्चे से कि ले बेटा ये 10 रुपए ले और सामने वाली दुकान पर जा ये सामान लेकर आ जा, तो वो बच्चा मेरे आपसे क्या पूछने लगेगा, मेरे से क्या पूछने लगेगा, इस स्टेजेस के अंदर बोलेगा मैं सामान तो ला दूंगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा। यानी कि गिव एंड टेक की, कोई भी काम बच्चा कर देगा लेकिन उसके बदले उसको लाभ होना चाहिए, तब वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। ओके, तो डायरेक्टली आपको बस एक वर्ड याद रखना है, गिव एंड टेक। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है। बच्चे को कोई लाभ होगा तो बच्चा काम करेगा, नहीं तो बच्चा काम नहीं करेगा। अब आ जाते हैं अपने हैंस की स्टोरी पर। हैंस, अब देखो पहली स्तर है, पहला लेवल है, इसमें 2 अवस्थाएं आ जाती हैं, एक ये और एक ये। अब हैंस की स्टोरी के मुताबिक मोरल जो नैतिक विकास कर रहा था कोलबर्ग ने इस उम्र के बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ जो कोलबर्ग ने करा वो सही करा या फिर नहीं करा। ध्यान रखिएगा, यहां से बच्चों से पूछा गया कि कोलबर्ग ने जो करा वो सही करा या नहीं करा। आप बताइए मुझे, मैंने आपको इतना समझा दिया कि दंड आज्ञा पालन अभिमुखता में जो बच्चे आते हैं उसके अनुसार हैंस ने जो चोरी करी थी वो सही करी या नहीं करी, ये बताइए मुझे जल्दी से। कौन बच्चा इसका सही आंसर बताएगा कि हैंस ने चोरी सही करी या फिर गलत करी, यस या नो। कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से बताओ कि हैंस ने चोरी सही करी थी कि गलत करी थी। ओके 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 ओके, बच्चे कह रहे हैं सही करा और कुछ बच्चे कह रहे हैं गलत करा। ओके ओके, नहीं सही नहीं सही नहीं सही नहीं, बच्चे बोल रहे हैं। देखो यहां पर सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला कि दंड से बचने के लिए बच्चा उस आज्ञा पालन करने लग जाता है। तो यहां पर भी हैंस क्या कर रहा था, हैंस ने पहले पैसे तो दे रहा था लेकिन वो ज्यादा मांग रहा था, लेकिन इस उम्र के अनुसार बच्चे जो कहेंगे वो करा, हैंस ने गलत करा। क्यों, क्योंकि हैंस को अब क्या मिलेगी, यहां पर दंड मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर इस उम्र के बच्चों के अनुसार जो हैंस ने करा था वो गलत करा था, ठीक है। चलिए, अब सही कराओ जिसने या गलत कराओ आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाता, जो अंदर पूछा गया मैंने समझाया वहां से पूछा जाता है। चलिए, अब इस अवस्था के अंतर्गत आ जाइए। इस अवस्था के अंतर्गत ये बताइए कि हैंस ने जो करा था वो सही करा या फिर गलत करा, ये बताइए। गिव एंड टेक की प्रवृत्ति के अंदर कोई बच्चा है, हैंस ने जो करा वो सही करा या फिर गलत करा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर बच्चों ने कहा कि सही करा। क्यों, क्योंकि गिव एंड टेक की प्रवृत्ति है, वहां पर हैंस उसको $200 दे तो रहा था लेकिन वो ले थोड़ी रहा था, गिव एंड टेक की प्रवृत्ति थी। तो यहां के बच्चों ने कहा कि हैंस ने जो करा वो सही करा। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, वैसे क्वेश्चन अब तक यहां से पूछा नहीं गया है, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है आपका लेवल नंबर 2, जो कि आपका है कन्वेंशनल लेवल, जिसे आप परंपरागत स्तर, क्या स्थल हो गया, यहाँ पर स्तर होना चाहिए था, ठीक है। जिसमें उम्र क्या आती है, तो अभी मैंने जन्म से 9 वर्ष बताया और यहां पर आ जाता बच्चा 9 से 12 वर्ष का, ठीक है। इसको भी कोलबर्ग ने कितने भागों में बांटा, तो 2 अवस्थाओं में बांटा था। कौन कौन से 2 अवस्थाएं, तीसरा यानी कि तीसरी अवस्था आ जाती है आपकी परस्पर एक रूप अभिमुखता,
और चौथी आ जाती है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। ओके, ध्यान रखिएगा इन दोनों को, एक है आपका इंटरपर्सनल कोकोरिडेंस और दूसरा आपका अथॉरिटी मेंटेनिंग। ओके, परस्पर एक रूप अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अब ये दोनों क्या है, दोनों को एक एक करके समझा देता हूं। देखिए, परस्पर एक रूप अभिमुखता, इसमें आपको एक टैग वर्ड याद रखना है, नाइस बॉय एंड नाइस गर्ल की। अगर लड़का है तो वो अच्छा बनने की कोशिश करेगा, अगर लड़की है तो वो अच्छी बनने की कोशिश करेगी। क्यों, अभी समझाता हूं। देखिए क्या लिख रखा है, बच्चों की नैतिकता बड़ों की आशा के अनुरूप कार्य करने की होती है। देखो क्या बोल रखा है, बच्चों की नैतिकता बड़ों की आशा के अनुरूप कार्य करने की होती है। द मॉरलिटी ऑफ चिल्ड्रन इज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द होप्स ऑफ देयर एल्डर्स। कहने का मतलब यहां पर देखो क्या बोल रखा है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो अपनी वाहवाही करने के लिए, बच्चे जो होते हैं वो अपनी वाहवाही करवाने के लिए हमेशा बड़ों के सामने ऐसा बनकर दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपके घर में अगर बच्चों को आपने देखा होगा तो आप बच्चों को एक बार ये बोल दो, ओहो मेरी बेटी कितनी प्यारी है, मेरा बेटा कितना प्यारा है। हर कोई अपने पापा की मम्मी की बात नहीं मानता, लेकिन मेरा बेटा कितनी जल्दी मेरी बात मान लेता है, मेरी बेटी कितनी जल्दी मेरी बात मान लेती है। बस आपकी बेटी हो या बेटा हो, वो चने के झाड़ पर चढ़ गया, अब उससे आप कोई भी काम करवा लो वो काम कर देगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है अगर मैं काम नहीं करूंगा तो ये जो नाइस बॉय एंड नाइस गर्ल की प्रवृत्ति जो है, नाइस बॉय यानी कि जो मुझे अच्छा समझ रहे हैं ये, अगर मैंने काम करने से मना कर दिया तो ये मुझे अच्छा समझना बंद कर देंगे। ओके, तो इसी अपनी जो तमगा है, अपना जो अपना जो चने के झाड़ पर जो उसको चढ़ाया है बच्चे को, उस चीज को बचाने के लिए बच्चा जो होता है ना, वो बड़ों की नैतिकता यानी कि बड़ों के आशा के अनुरूप कार्य करना कर देता है। ओके, तो देखा होगा ना छोटे बच्चे ऐसे करते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को एक बार ये बोल दोगे ना तो बच्चा अपने आप ही पता नहीं अपने आप को क्या तुर्रम खा समझने लग जाएगा। ओके, तो वही वाली बात है यहाँ पर, बच्चे ने को क्या लगा कि मैंने काम करने से मना कर दिया तो मेरी जो नाइस बॉय या नाइस गर्ल की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वही वाली बात आ जाती है यहाँ पर, ऐसा पुचकार के बच्चों को आप कुछ भी काम करवा लो यहाँ पर। ठीक है, चलिए चलिए बिल्कुल। चौथा आ जाता है आपका अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है ना वो समाज के नियमों को सर्वव्यापी मानता है। क्या का मतलब है, कहने का मतलब बच्चा ये मानता है कि जो बच्चों के नियम बनाए गए ना, नियम ही सब कुछ है, नियम को हमें किसी भी हालत में मानना ही पड़ेगा, उसकी हर बार हमें पालन करना ही पड़ेगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। ओके, ध्यान रखिएगा, इस अवस्था के अंदर बड़ी खतरनाक अवस्था है ये वाली। इस अवस्था के अंदर जो बच्चा होता है ना वो ये मान लेता है नियम ही सब कुछ है। ओके, नियम ही सर्वव्यापी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, बच्चा बस ये मानने लग जाता है कि नियम ही है सब कुछ और उसके आगे कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में ये मान लीजिए कि आपको भूख लगी है और आपने खाने के लिए आपके पास नहीं है और आपने किसी दुकान में जाकर एक रोटी चुरा कर खा ली। अब रोटी चुराने से देखो उस दुकान वाले का ज्यादा नुकसान नहीं होगा और आपका भला हो जाएगा कि आपका पेट भर गया, लेकिन यहां पर जो व्यक्ति होगा ना उसने सीधा सीधा बोल देगा नहीं ये गलत है, इसने चोरी करी है और चोरी करना गलत है, समाज के नियम के खिलाफ है, इसको दंड मिलना चाहिए। तो यहां पर बड़ी खतरनाक स्टेज हो जाती है ये, चाहे उसने चोरी सही के लिए करी हो या कोई झूठ सही के लिए बोला हो, लेकिन वो गलत है तो गलत है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है ना बड़े खतरनाक लेवल का बच्चा होता है, ये लेवल जो होता है बड़ी खतरनाक होती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस लेवल को, ये वाला लेवल डायरेक्टली यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए कि अगर हैंस की कहानी के अनुसार बच्चा इस अवस्था में है, परस्पर एक रूप अभिमुखता में है, तो हैंस ने जो चोरी करी थी वो सही करी थी या फिर गलत करी थी? कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि सही करी थी या फिर गलत करी थी? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए मुझे, परस्पर एक रूप अभिमुखता के अंदर जो हैंस था उसने गलत करा कि सही करा? बिल्कुल, यहां पर जिस बच्चों ने लगाया है गलत करा वो बिल्कुल सही लगाया है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो मानता है यहां पर वो ये मानता है नाइस बॉय एंड नाइस गर्ल, और जो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की होती है वो कभी भी चोरी नहीं करते हैं। ओके, तो यहां पर उसने हैंस को क्या माना, बच्चों ने गलत माना, उसने चोरी करके गलत किया। अब मुझे यहां पर बताइए अधिकार संरक्षण अभिमुखता के अंदर अगर बच्चे हैं तो बच्चे क्या मानेंगे, हैंस को सही मानेंगे या गलत मानेंगे? जल्दी से बताइए, अगर इसके अंदर बच्चा है तो बच्चे ने हैंस को सही माना या फिर गलत माना? कौन बच्चा बताएगा?
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सीधी सी बात है, गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा बड़ी खतरनाक लेवल में है, बच्चा ये सोचता है कि गलत है तो गलत है, चोरी करना गलत है, नियम सर्वव्यापी है, अगर बच्चे ने चोरी करी है तो उसको दंड मिलना चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा, नियम सर्वव्यापी है। डायरेक्टली यहां से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका कि एक बच्चे ने अपने दोस्त की पेंसिल चुरा ली, फिर दंड से बचने के कारण, दंड की कारण उसने उस पेंसिल को वापस रख दिया, तो वो किस अवस्था के अंतर्गत है? तो वो इसी की अवस्था के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा ये मानता है मैंने पेन की जो चोरी करी है वो गलत करी है, और मुझे अगर पकड़ लिया किसी ने तो मुझे दंड मिलेगा। तो नियम को क्या मान रहा है? सर्वव्यापी मान रहा है। तो यहीं पर वो बच्चा है, ठीक है, तो उसने क्या करा है? गलत करा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु हो जाता है आपका तीसरा लेवल, लास्ट, उत्तर परंपरागत, जिसकी उम्र बताई गई है 12 से आगे की, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आखिरी है, लास्ट लेवल है तीसरा, जिसमें भी इन्होंने क्या बांटा है? 2 अवस्थाओं में बांटा है। तो हमने पूरे के पूरे 3 लेवल और 6 अवस्थाओं के बारे में बात कर ली। चलिए पढ़ लेते हैं। 5वां है आपका सामाजिक संपर्क अभिमुखता, और छठा है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुख। ध्यान रखिएगा, क्या बोल रखा है? 5वां सामाजिक संपर्क अभिमुखता, और छठा है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। अब ये दोनों के दोनों में क्या डिफरेंसेस है, चलिए पढ़ लेते हैं। तो सामाजिक संपर्क अभिमुखता है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका, इसमें जो है वो बच्चा क्या मानता है? एक तरीके से मान लो बहुमत जिसकी होती है ना, उसी का वो नियम मानता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति का नैतिक निर्णय जो होगा ना, वो बहुमत के विचारों से प्रभावित होगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप ये लगा लीजिए कि आप 20 दोस्त एक साथ बैठे हुए हो, यानी कि 20 लोगों का एक ग्रुप है। उस ग्रुप में ये मान लीजिए कि 6 व्यक्ति एक सोच के हैं, 4 व्यक्ति एक सोच के हैं, 2 व्यक्ति एक सोच के हैं, और बाकी के बाकी जो 8 व्यक्ति हैं वो एक सोच के हैं। यानी कि आपने घूमने का प्लान बनाया, 6 दोस्त कह रहे हैं गोवा चलेंगे, 6 दोस्त कहेंगे थाईलैंड चलेंगे, 2 दोस्त कहेंगे केरल चलेंगे, और 8 दोस्त कहेंगे यार चलना बस रोड ट्रिप पर चलते हैं, जहां चलना होगा वहां चल देंगे। तो यहां पर जो होगा ना, पूरा का पूरा नियम किसके ऊपर डिपेंड होगा? वो 8 व्यक्तियों के ऊपर। बाकी बच्चे भी कहेंगे, जो बहुमत ज्यादा जिनकी होगी ना, वो बाकी दोस्त भी कहेंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब बाकी जिनका अपना अपना प्लान था ना, वो भी उन 8 के साथ हो लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बहुमत है, यहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है, 8 लोगों की। ओके, तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो बहुमत के ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप वोटिंग सिस्टम मान लीजिए, आप जब वोट देने जाते हो तो आपने मन बना रखा होता है मैं वोट इसको दूंगा, लेकिन रास्ते में आप सुनते हुए चलते हो नहीं यार इसने काम अच्छा करा है, मैं तो इसको वोट दूंगा। अब एक ग्रुप जो है बहुत बड़ा है, उसने बोला कि नहीं नहीं मैं तो इसको दूंगा वोट, यार इसने बहुत अच्छा काम करा है, और आपकी वहां पर सोच भी उनसे प्रभावित हो जाती है। क्यों? क्योंकि संख्या में लोग क्या होते हैं वहां पर ज्यादा होते हैं। तो यहां पर क्या होती है? संख्या के ऊपर, बहुमत के ऊपर आपका नैतिक निर्णय डिपेंड करता है। जहां पर लोगों की सोच ज्यादा होगी, बच्चे उसी तरफ को सरक लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, और लास्ट आ जाता है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, और बच्चे कह रहे हैं कि संयोग की नैतिकता भी आता है। संयोग की नैतिकता डियर वो आपका बहुमत के ऊपर ही डिपेंड होगा, जहां पर ज्यादा संयोग करेंगे लोग, ज्यादा बहुमत होगी उसी की तरफ तो निकलेंगे वो। ठीक है, चलिए लास्ट आ जाता है आपका 6 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें क्या आता है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में इसमें जो होता है ना, बहुमत वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें बच्चे का जो नैतिक निर्णय होता है ना, उसकी अंतरात्मा पर निर्भर करता है। अब चाहे 20 व्यक्ति एक तरफ हो जाए और एक बंदा जो है वो सिंगल जो है वो अकेला रह जाए। फॉर एग्जाम्पल के देखो, ये 3 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, इन दोनों की सोच एक जैसी है, और इस व्यक्ति की बेचारे की सोच अलग है, अकेला पड़ गया। तो इसके अंदर जो है वो इस लेवल के अंदर है ये बच्चा, और यहां पर बोलेगा नहीं भाई मैं सही हूं तो सही हूं। अब चाहे ग्रुप कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो 5000 लोगों का क्यों ना हो जाए, जो अपने आप को सही मानेगा तो सही मानेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इस लेवल के अंदर कोई भी बहुमत की कोई भी जरूरत नहीं होती है। बच्चे ने अगर उसके अंदर अंतरात्मा उसकी मानती है सही है तो वो सही मानेगा, उसकी अंतरात्मा मानती है कि गलत है तो वो गलत मानेगा, चाहे कितने भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए। ओके, तो यहां पर उसको किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं मिलता है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि इस अवस्था के अंतर्गत सामाजिक संपर्क अभिमुखता, हैंस जो था वो सही था या गलत था? कौन बच्चा बताएगा मुझे कि हैंस जो था यहां पर सही था कि गलत था? कौन बताओगे, जल्दी बताओ।
ओके, कितने कंजूस बच्चे हैं जिन्होंने लाइक ही नहीं करा। ओके, 700 बच्चे लाइव हैं और 400 बच्चों ने लाइक करा, 300 बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं, इतनी कंजूसी। चलिए चलिए, देखो यहां पर क्या है, तो यहां पर डिपेंड करता है आपके क्लास के ऊपर। क्लास में जो 30 बच्चे हैं, अगर 30 बच्चों में से 20 बच्चे एक तरफ निकल गए तो बच्चे यहां पर सही मानेंगे, अगर बच्चे में जो गलत वाले निकल गए तो बच्चे यहां पर इसको गलत मानेंगे, यानी कि बहुमत के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ज्यादातर बच्चे गलत मानेंगे तो हम गलत मानेंगे, ज्यादातर बच्चे सही मानेंगे तो सही मानेंगे। ठीक है, और इस अवस्था के अंतर्गत है ना, हर बच्चे की अपनी अपनी राय हो सकती है, कोई बच्चा सही बोल सकता है, कोई बच्चा गलत बोल सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। तो ये था आपका नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें आपके 3 लेवल, 3 स्तर और 6 अवस्थाएं यानी कि 6 स्टेजेस के बारे में बात करी गई थी, और एक एक करके मैंने आपको अच्छी तरीके से सारी की सारी चीजें कंप्लीट कर दी हैं। अब इसको कुछ क्रिटिसाइज भी किया गया था, इसकी कुछ आलोचना भी की गई थी। क्या आलोचना की गई थी, तो ये रही आपके सामने आलोचना, क्रिटिसाइज, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। तो क्रिटिसाइज ये किया गया था कि कोलबर्ग ने अपना जो नैतिक उत्तर जो है ना वो केवल लड़कों से प्राप्त किया था। सबसे ज्यादा बड़ी गलती इन्होंने यही कर दी। सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज किया जाता है वो इन्हीं के लिए किया जाता है कि इन्होंने जो बच्चों के सामने, कहानी के सामने नैतिक दुविधा प्रस्तुत करी थी, और बच्चों ने वहां पर केवल कौन थे, ओनली बॉयज थे, ओनली लड़के थे। इन्होंने लड़कियों से कोई भी सलाह नहीं करी थी। और आप सभी को पता है लड़कियों की जो नैतिकता होती है ना वो लड़कों से काफी अलग होती है। क्यों? क्योंकि लड़के जो होते हैं ना अपने बिहेवियर को, अपने नैतिक को, अपने मॉरल को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन लड़कियां जो होती हैं वो काफी हद तक कंट्रोल कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपके घर के अंदर 1 गिलास दूध है तो आप अपने घर में लड़कों को पीने के लिए देते हो, लड़कियों को नहीं देते। या फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर की लड़कियों को, देखा होगा ना कई घर के लड़कियां जो होती हैं वो 7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं जाती, और लड़कियां कुछ सवाल भी नहीं उठाती हैं, और लड़कों से बोल दो तो लड़के मुंह फुला के निकल लेंगे, सुनते भी नहीं है लड़के। ओके, तो वही वाली बात है, लड़कियों की जो सोच होती है ना वो लड़कों से काफी डिफरेंस होती है, वो अपने ऊपर ज्यादा नियंत्रित कर लेती है, कंट्रोल कर लेती हैं। ठीक है, लेकिन लड़के नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर कोलबर्ग लड़कियों से ये सवाल करते तो क्या पता उत्तर वहां पर उनको काफी अलग मिलते। ओके, इसलिए सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज इसलिए करा जाता है इनको। दूसरा क्रिटिसाइज इनको इसलिए करा जाता है कि कोलबर्ग ने जो इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था ना वो यूरोपीय संस्कृति के आधार पर दिया था। किसके आधार पर दिया गया था? तो यूरोपियन कल्चर है ना उसके अनुसार दिया गया था। क्या पता किसी और कल्चर पर ये डिपेंड करते, जैसे कि भारतीय कल्चर हो गए, अफ्रीकन कल्चर हो गए, किसी और कल्चर के ऊपर ये जाते तो क्या पता इनको दूसरे आंसर मिलते, क्योंकि यूरोपियन कल्चर बिल्कुल ही एक अलग है, जो कि एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं, और जो आपका इंडियन परिवार है वो कैसे रहते हैं, तो वो संयुक्त में रहना पसंद करते हैं। ओके, इसलिए ये 2 क्रिटिसाइज इनका बहुत ज्यादा है। इन्होंने केवल सवाल लड़कों से करे थे, लड़कियों से नहीं करे थे, और दूसरा इन्होंने अपनी जो पूरा का पूरा प्रयोग करा था वो यूरोपियन संस्कृति के ऊपर करा था, यूरोपियन कल्चर के ऊपर करा था। अगर भारतीयों पे करते, अफ्रीकन पे करते तो क्या पता इनको आंसर कुछ और प्राप्त होते। ओके, बस ये आपका क्रिटिसाइज किया गया था। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, वाह सर, लड़कियों की तारीफ करने के लिए धन्यवाद। अरे डियर, लड़कियों की तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, और ना ही लड़कों की बेइज्जती कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ये के अंदर जो पूछा गया वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ओके, तो लड़के दुखी ना हो और लड़कियां ज्यादा चने की झाड़ पर ना चढ़े। ओके चलिए, यहां पर आपको मोरल एजुकेशन समझ में आ गया होगा, नैतिक विकास पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सोशल कल्चर डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, ये सोशल नहीं है, सोशियो है। कई बार हम पढ़ने में गलत कर देते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो ये हमारे ली वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। लास्ट से लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये थ्योरी पूरी की पूरी कंप्लीट करवाई थी, अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो। चलिए फिर भी मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ली वाइगोस्की की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रखा है कि भाषा अंतरक्रिया से सीखता है। यहां पर जो ली वाइगोस्की थे, बच्चे को वो कहते हैं ली वाइगोस्की कि अंतरक्रिया, सोशल के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करके बच्चा सीख सकता है। बच्चा जो होता है ना वो अपने से बेहतर संगति में रहकर अच्छा सीखता है। वाइगोस्की ने 2 पॉइंट बड़े फोकस किए थे। पहला कि बच्चा अंतरक्रिया के द्वारा सीखता है, और दूसरा अपने से बेहतर की संगति में रहकर वो सीखता है। ओके, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए, और जब बच्चा कार्य करने
करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता हमें करनी चाहिए, ये नहीं कि आप पहले ही उसकी सहायता करने लग जाओ। ओके, तो ये 3 बिंदुओं को ध्यान रखिएगा कि ये किसके द्वारा कहा गया है कि बच्चा जो है इंटरेक्शन यानी कि अंतरक्रिया के द्वारा सीखता है, तो वो वाइगोस्की के द्वारा कहा गया है। बच्चे जो होते हैं वो अपने से बेहतर की संगति में रहकर सीखते हैं, ये किसने कहा है, तो ये भी वाइगोस्की ने कहा है। और ये किसने कहा है कि मतलब बच्चा जब सीख रहा हो तो उसे स्वयं सीखने देना चाहिए, जब कार्य में जब असमर्थ हो तब हम उसकी सहायता करनी चाहिए, तो ये भी आपके वाइगोस्की ने कहा है। ओके, इस पूरे के पूरे इतने से पॉइंट से निकल के आपके 3 इंपॉर्टेंट बिंदु निकल के आते हैं। कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट बिंदु निकल के आते हैं, तो पहला आता आपका आत्मसातकरण जिसको आप आत्मसातीकरण कहते हो, दूसरा आता आपका सहारा देना जिसको आप ढांचा भी बोलते हो या स्कैफोल्डिंग भी बोलते हो, और तीसरा आता आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD भी कहते हो। ये देखकर आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं, आज मैं आपको हल्का हल्का सा इसके बारे में समझा देता हूं। देखिए, आत्मसातकरण जो होता है वो क्या होता है, तो बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि क्या बोल रखा है, बाय द चिल्ड्रन ऑन देयर ओन इफेक्ट। ध्यान रखिएगा, अपने इफेक्ट के अनुसार जब बच्चा सीख रहा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, तो आत्मसातीकरण कहते हैं, इंटरलाइजेशन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा कि बच्चे ने कोई चीज, आपने बचपन में जरूर करा होगा ये चीज, आपने कोई क्वेश्चन याद कर लिया तो क्वेश्चन को आप अपने आप को ही सुनाकर देखते हो कि मैंने सही याद करा कि या नहीं याद करा, तो वो क्या होता है, रिजल्ट आपका आत्मसातकरण का ही होता है। या फिर आप अपनी जो मदर टंग होती है, आपकी जो मातृभाषा होती है, उसको सीखने का एक बेस्ट उदाहरण जो है वो आत्मसात का ही है। क्यों, क्योंकि मातृभाषा सीखने के लिए आप कहीं कोचिंग नहीं गए, किसी की सहायता नहीं ली, किसी ने आपको वहां पर प्रैक्टिस नहीं करवाई, आपने अपने आप सीखा है। ओके, तो वो क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। ओके, सेकंड आ जाता है आपका सहारा देना जिसको आप स्कैफोल्डिंग कहते हो। अब यहां पर एक लाइन याद रखिएगा, बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग जो कि अस्थायी सुधार कहलाता है, यानी कि स्कैफोल्डिंग कहलाता है। अब ये आपके संकेत के रूप में भी हो सकता है, प्रशंसा के रूप में भी हो सकता है, सहायता के रूप में भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप एक मैथ का सवाल कर रहे थे और वहां पर आपको हल्की सी दुविधा आ गई, तो आपके पेरेंट्स ने ये कहा कि बेटा आप माइनस कर रहे हो, एक बार इसको माइनस की जगह पर प्लस करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने उसको प्लस करके देखा और आपका क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर क्या आपका ये सहारा जो था पेरेंट्स का, वो क्या था, अस्थायी सुधार था, नॉन परमानेंट था, टेम्परेरी था। ओके, तो यही जो कहलाता है आपका क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि जब आप अपना घर बनाते हो तो छत डालने के लिए आप नीचे बल्ली फट्टे का सहारा देते हो और 15 से 20 दिन बाद उस बल्ली फट्टे को आप हटा लेते हो और छत अपने आप ही रुक जाती है। वो क्या होता है, आपका सहारा ही होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, और लास्ट आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हो। डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि ZPD की फुल फॉर्म बताइए, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला क्षेत्र और अपने आप से, ध्यान रखिएगा, अपने आप से प्रयास किए गए और बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाले क्षेत्र के बीच में जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। इस लाइन को एज इट इज याद रख लीजिएगा। इसका मैंने एक आपका बेस्ट एग्जांपल दिया था। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप सीटेट की सेल्फ स्टडी करने के बाद आपके आते हैं मार्क्स 150 में से 80। ठीक है, फिर आपने क्या सोचा, यार मैं किसी एक्सपर्ट से, कोचिंग सेंटर से, किसी टीचर से सलाह लेता हूं और फिर पढ़ता हूं। तो आपने किसी कोचिंग से, बड़े किसी एक्सपीरियंस होल्डर से आपने क्या लिया, सहारा लिया। ओके, बड़ों से आपने सहयोग लिया। सहयोग लेने के बाद आपके मार्क्स आ गए 120। कितने मार्क्स का आ गए, 120। अब यहां पर देखो 120 और 80 में कितना डिफरेंस है, तो 120 और 80 में डिफरेंस है आपका 40 का, और ये जो 40 होगा ना वही क्या कहलाएगा, आपका ZPD। यानी कि बड़ों ने जो सहायता करी थी, यानी कि 120 जो नंबर आए वो आपका कहलाया स्कैफोल्डिंग, ये जो आपका कहलाया वो कहलाया आपका आत्मसातकरण, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो क्या कहलाया, आपका ZPD। ओके, बच्चे कह रहे हैं व्यक्तिगत वर्ता और आत्मसात में क्या अंतर है। व्यक्तिगत वर्ता कहने का मतलब है अपने आप से बात करना, ओके, और आत्मसातकरण का कहने का मतलब है आप अपने आप के ज्ञान की परख कर रहे हो, अपने आप क्या सीख रहे हो वो। दोनों चीज में आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा ना डियर।
ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। 80 मार्क्स आप अपनी मदद से ला रहे थे, यानी कि आत्मसातकरण की मदद से। 120 लाए आप सहारा यानी कि स्कैफोल्डिंग की मदद से, और 40 लेकर आए, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आया। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को? चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया, वेल एंड गुड है, सभी बच्चों को आ गया। तो चलिए अब लगा के देखते हैं इसके क्वेश्चन, मैं भी देखता हूं आपको कितना समझ में आया। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। आंसर बताइए कि कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका, कि कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश का चिंतन करते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है फर्स्ट का। बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो डियर, क्लियर ना दिखाने के कारण आपका फोन है, आप फोन में से अपनी यहाँ पर 3 डॉट होंगे, उसकी क्वालिटी को बढ़ाओ, कम से कम 480 पर लेकर आओ, आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, हमारे यहाँ से सारी वीडियो HD में चलती है। ठीक है, चलिए बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल, जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस में जो बच्चा डिस्ट्रीब्यूट होता है कोलबर्ग के अवस्थाओं में, वहां पर हर बच्चा जो है हर अवस्था में अलग अलग सोच रहा था, अलग अलग जान रहा था। ओके, तो वही है, अलग अलग आयु में आप अलग अलग तरीके से सही और गलत के बारे में सोचते हो। कोई चीज जो होती है वो एक व्यक्ति के लिए सही होती है और एक व्यक्ति के लिए गलत होती है, तो वो अलग अलग आयु के अनुसार ही होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। संदर्भ के अनुसार नहीं होता डियर, एज के अनुसार होता है। अभी तो मैंने कोलबर्ग वाला चैप्टर पढ़ाया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है, द बेस्ट वे टू इनकल्केट मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रंस इज। जल्दी से बताइए कि बच्चों में नैतिक मूल्य को विकसित करने का, क्या बोल रखा है, बच्चों में नैतिक मूल्य को विकसित करने का सबसे बेस्ट उदाहरण। और इसका एक उदाहरण आता है आपका, मैं EVS जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना वहां से, अभी मैं आपको बताऊंगा वो एग्जाम्पल कौन सा है, अगर आपने ध्यान करा होगा तो। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर 240 पे कर रखा है डाटा, जल्दी डियर 240 पर करके रखोगे तो गलत तो खराब तो दिखेगा ही ना आपको। डाटा बचाना और क्लियर भी देखना तो वो पॉसिबल नहीं है ना डियर, वो मेरे हाथ में नहीं है ना। चलिए सेकंड का बच्चे कह रहे हैं बी, क्या है, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। और ओके चलिए सेकंड का बी। ओके चलिए, जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो सभी के सभी बच्चे क्या हैं, गलत है, और सभी के सभी बच्चों ने लगाया। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षकों एवं बड़ों के द्वारा नैतिक मूल्य को प्रदर्शित करना। अब मैं यहां पर एक आपको एग्जांपल देता हूं कैसे। आपने लास्ट EVS वाला चैप्टर मैंने जब आपको पढ़ा रहा था चटपटी पहेलियां, तो वहां पर मैंने आपको एक नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ाया था। उसमें जो थी एक आंटी थी, एक मामी थी, कुछ भी मान सकते हो। वो आंटी जो थी बच्चों को कुल्फी खिलाने ले गई थी, 7 बच्चों को। अब 7 बच्चों को जब उसने कुल्फी खिलाई और कुल्फी वाले ने 7 की जगह 5 कुल्फी के पैसे ही काटे, और फिर आंटी ने उस कुल्फी वाले को समझाया। बच्चे तो खुश हो गए कि चलो पैसे बच गए, लेकिन आंटी ने उस कुल्फी वालों को समझाया कि भाई साहब आपके ऐसे ऐसे होते हैं और आपकी 7 कुल्फी के पैसे इतने होते हैं, आपने 5 के ही काटे हैं। तो बाद में फिर कुल्फी वाले ने 2 कुल्फी के और पैसे लिए। तो यहां पर आंटी ने क्या प्रस्तुत किया, तो यहां पर आंटी ने करा मॉरल वैल्यूज प्रस्तुत। क्या करा, मॉरल वैल्यूज प्रस्तुत करा। ठीक है, वहां पर उन्होंने क्या करा, उसको यहां पर ये मान लीजिएगा उस डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि मूल्यों को प्रदर्शित करा और बच्चे ने इस चीज को सीखा। तो बड़ों के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा जब प्रस्तुत होता है और बच्चे उस चीज को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके द्वारा बच्चा सीख रहा होता है। और नैतिक मूल्य यही है कि किसी भी दुविधा में रखकर नहीं, बड़ों के देखो बच्चे क्या होते हैं, अवलोकन करके सीखते हैं। ओके लीजिए, बच्चों ने नाम भी रख दिया, बच्चों ने नाम भी बता दिया, पिल्लू मामी। बिल्कुल डियर सही कहा आपने, याद आ गया सभी को, समझ में आ गया। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए, आप सही और गलत के बारे में जब निर्णय लेते हो उस चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इन 4 ऑप्शन में से मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताइए। बच्चे कह रहे हैं सर क्लास का टाइमिंग 2 बजे कर दीजिए। क्लास का टाइमिंग 2 बजे डियर, 2 बजे आपकी 2:15 पर इंग्लिश की क्लास होती है, ठीक है? 2:15 पर आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। अगर आपको 2 बजे देखनी है तो रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है? चलिए, बच्चे कह रहे हैं थर्ड का बी, बिल्कुल सही आंसर है। मैंने आपको साफ बोला था कि जब भी बच्चे के अंदर, देखो स्टोरी के सामने बच्चों के सामने दुविधा प्रस्तुत करी थी, और जब बच्चे दुविधा में होते हैं तो हम उसको मोरल रियलिज्म कहते हैं, यानी कि यथार्थवाद कहते हैं। और जब बच्चा उस दुविधा से निकलने का प्रयास कर रहा होता है तो उसको हम नैतिक तर्कण कहते हैं, यानी कि मॉरल रीजनिंग कहते हैं। तो यहां पर बच्चा क्या कर रहा है, उससे निकलने के लिए चिंतन प्रक्रिया कर रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, समझा रहा था मैं आपको इस चीज को। बच्चे कह रहे हैं सर डी क्यों नहीं होगा? नैतिक दुविधा, ध्यान रखिएगा, नैतिक दुविधा जो होती है बच्चा इसमें दुविधा में होता है। यहां पर क्या बोल रखा है, सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेना, यानी कि जो प्रश्न सही है या गलत है उसके बारे में आप निर्णय ले रहे हो। ओके, यानी कि उससे बाहर निकल रहे हो। यहां तो दुविधा में होता है ना बच्चे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जो हैंस की कहानी सुनाई गई थी, तो हैंस की कहानी सुनकर बच्चे दुविधा में आ गए थे, तो वो नैतिक दुविधा थी। और वहां से जब बच्चों से पूछा गया कि सही है या गलत है तो बच्चों ने अपने आंसर दिए। तो बच्चे क्या कर रहे थे, नैतिक तर्क का सहारा ले रहे थे। ओके, बाहर निकलने की प्रक्रिया को नैतिक तर्क कहा जाता है और उसके अंदर दुविधा में फंसे रहने को नैतिक दुविधा कहा जाता है, ठीक है? बिल्कुल प्रॉब्लम में नहीं है बच्चे, प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको, सही है या गलत है। तो मैंने तभी तो आपको क्वेश्चन पूछा था कि इस अवस्था में बच्चे सही होंगे कि गलत होंगे। तो बच्चे क्या इस्तेमाल कर रहे थे, मॉरल रीजनिंग का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग, इनका पूरा नाम है लॉरेंस कोलबर्ग, के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करता है? जल्दी से बताइए। जो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी लेवल के अंतर्गत होता है बच्चा, और प्राइमरी लेवल के अंतर्गत जो बच्चे की एज होती है उसके अनुसार आपको आंसर बताना है। देखिए काफी क्वेश्चन को घुमा के समझाया गया है। कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा? बिल्कुल फोर्थ का ए, जिस बच्चे ने बोला बिल्कुल सही आंसर बोला। देखिए क्वेश्चन को देखो कितना घुमाया इन्होंने। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों को प्राथमिक विद्यालय, अब प्राथमिक विद्यालय कितना होता है, 1 to 5th होता है। आप सभी को पता है 6 साल में बच्चे का एडमिशन होता है और 5 साल इसमें और जोड़ दो तो 11 वर्ष का हो जाएगा बच्चा। ओके, तो 6 से 11 वर्ष का बच्चा जो होता है वो क्या प्रस्तुत करता है? तो मैंने आपको बोला था जन्म से लेकर 9 वर्ष जो बच्चा होता है वो क्या प्रस्तुत करता है, वो यही प्रस्तुत करता है। पहला आज्ञा पालन यानी कि दंड से बचने के लिए, और दूसरा अगर कुछ उसको मिल रहा है तो वो कार्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसलिए बी और ए देख सकते हो कहां से कहां क्वेश्चन घुमाया गया है आपको। तो एज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। जल्दी से बताइए। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग ए टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय, ओके, देखो ये क्वेश्चन आपका वैसा ही है, बच्चों के अंदर आपको नैतिक मूल्यों का विकास करना है। अभी मैंने आपको बताया था एक पिल्लू मामी की कहानी के अनुसार, लेकिन इस बार वो ऑप्शन है ही नहीं। तो अब क्या करोगे? अब जब ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन के अनुसार ही चुनना पड़ेगा। तो कौन सा बच्चा इसका बताएगा सही? जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर है। चलिए बच्चे कह रहे हैं 5th का सी। सी क्या है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर, अरे कठोर तो कभी नियम बनाने ही नहीं चाहिए किसी चीज के ऊपर। धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जिस बच्चों ने बोला बिल्कुल सही आंसर बोला। पहले भी आपने उस क्वेश्चन में यही आंसर बोला था, लेकिन वहां पर आपका बड़ों के सामने प्रस्तुत किया वाला जा दे रहा था, इसलिए बेस्ट ऑप्शन वो था। दोनों क्वेश्चन को मैंने डाल दिया, दोनों क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना है। यहां पर बच्चों से उन मुद्दों पर चर्चा करवाई जा रही है जिन मुद्दों में नैतिक मूल्यों का विकास हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर था। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित ने अजय के डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोलबर्ग के किस स्तर पर को बताता है? तो अभी मैं जब आपको पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको एक बताया था बच्चे का एग्जाम्पल कि बच्चे ने पेंसिल चुराई अपने दोस्त के डेस्क से और फिर वापस रख दी सजा के डर के मारे। वही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो किस अवस्था के अंतर्गत है? जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका आंसर बताएगा।
लीजिए 6 का ए, पहले बच्चे ने ही गलत आंसर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। पता नहीं यार तुम ध्यान से सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे। 6 का ए कैसे हो जाएगा यार? 6th में होता है आपका ए में कि बच्चा जो होता है ना वो है ना दंड यानी कि गन पॉइंट पर रखकर उसको कार्य करवाया जाता है, वहां पर उसको पकड़े जाने का डर थोड़ी होता है। पकड़े जाने का डर तो आपका ऑप्शन नंबर यानी कि लेवल नंबर 2 स्तर नंबर अवस्था नंबर 4 में होता है, जो कि मैंने आपको बोला था कि चोरी करना गलत है, वो नियमों को सर्वव्यापी मानता है। तो यहां पर बच्चा क्या है, नियमों को सर्वव्यापी मान रहा है। उसने पेंसिल चुराई है तो उसको पकड़े जाने का डर है और पकड़े जाने पर उसको सजा मिलेगी, और वो वहीं पर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। बस यही है, आप समझते हो नहीं पॉइंट्स को और आप आंसर देना शुरू कर देते हो। पहले अवस्था में गन पॉइंट पर रखवाकर काम करवाया जा रहा था, और दूसरे में अवस्था में कुछ काम के बदले मिलेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो वो दोनों तो है ही नहीं यहां पर। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। कोलबर के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता भय व दंड के कारण नियंत्रित, अब यहां पर क्या बोल रखा है, भय एवं दंड के कारण। एक ही पॉइंट आपको देखना है और वहीं पर ही आपको मिल जाएगा, फियर ऑफ पनिशमेंट। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल, जिस जिस बच्चे ने इसका 7th का ए लगाया है यानी कि फर्स्ट लगाया, बिल्कुल सही आंसर लगाया। ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में पूर्व नैतिक स्तर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि नैतिक विकास ही हम पढ़ रहे थे, या फिर पूर्व परंपरागत स्तर भी कहते हैं, दोनों नाम इसी के ही हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और स्टेज नंबर, स्टेज की पूछी जाए तो स्टेज भी कौन सी आपकी, फर्स्ट ही है। क्यों? क्योंकि पहले में ही बच्चा जो होता है दंड आज्ञा पालन अभिमुखता करता है, दंड से बचने के लिए वो कार्य कर देता है, गन पॉइंट पर रखवा के काम करवाया जा रहा है उससे। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वह सोचते हैं कि वह एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो आवश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वह संभवतः कोलबर के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। ओके, जल्दी से बताइए। एक फौजी कर्नल सिंह है, वो अपना क्या दे रहे हैं, इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं। वो किस लिए नहीं दे रहे हैं, वो ये मानते हैं हम भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं करेंगे जो बेखामती में बांधों का निर्माण करने के लिए लाखों लाखों खर्च रुपए करती है और प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है। तो वो कोलबर के किस अवस्था के अंतर्गत है, कौन बच्चा बताएगा इसका सही आंसर। लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। लेवल 3 के अंदर स्टेज नंबर 6 पर है ये, ध्यान रखिएगा। लेवल 3 में स्टेज नंबर 6 में अब वहां पर बहुमत कितनी भी ज्यादा बढ़ जाए, कर्नल सिंह जो है वो अपने आप को सही मानते हैं, वो सही ही मानेंगे। चाहे लोगों की संख्या कितनी भी बढ़ जाए, वो कानूनी कार्रवाई के बाद देख लो ना, कानूनी कार्रवाई हो गई उनके ऊपर, इतने लोग एक साथ थे और वो केवल अकेले थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सही मानते हैं। तो स्टेज नंबर 6 के अंतर्गत आते हैं वो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। कोलबर के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ओके, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। इस क्वेश्चन को तो मैंने आपको बोला था, सही और गलत के प्रश्नों के बारे में जब आप निर्णय लेते हो तो क्या कर रहे हो, उससे बाहर निकल रहे हो। ओके, तो उससे बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। पॉइंट हल्का सा चेंज हो चुका है। यथार्थवाद, दुविधा, नैतिकता और क्रिया, कौन बच्चा बताएगा इसका। अरे डियर मैं आपको बोल चुका हूं यार, क्या बच्चे पता नहीं क्वेश्चन कहीं से कहीं पढ़ लेते हैं। सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने को शामिल है। यहां तो बच्चा सही और गलत का निर्णय थोड़ी लेता, वो तो फंसा होता है, दुविधा में होता है। यहां पर भी बच्चा फंसा होता है, दुविधा में होता है। बिल्कुल, देखो ऑप्शन नंबर 4 नैतिक क्रिया, मॉरल एक्शन या मॉरल रीजनिंग, कुछ भी बोला जा सकता है इसको, जिसको आप नैतिक तर्क भी बोलते हो। तर्क मतलब होता है क्या है, सोचना, विचार करना, उससे बाहर निकलना।
तर्क का मतलब तो यही होता है ना कि आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, मतलब क्रिया कर रहे हो ना, तो वही इसका सही आंसर था। बस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर दिया गया यहां पर और कुछ नहीं करा गया है, ठीक है। पता नहीं बच्चे कहां पर ध्यान है इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न आवश्यक अवस्थाओं में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। ओके, चलिए ये बच्चा कौन सही आंसर बताएगा, ये वाला क्वेश्चन आ गया, मस्त क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ध्यान रखिएगा कि नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार आप लोगों की आशा और इच्छाओं को पूरी करने के संदर्भ के अनुसार सही और गलत का निर्णय लेते हो। कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, जल्दी से बताइए, कौन बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, कौन सा बच्चा बता सकता है इसका। चलिए बच्चे कह रहे हैं 10th का दूसरा, 10th का दूसरा, ओके 10th का तीसरा, बिल्कुल। जिस जिस बच्चों ने 10th का तीसरा बोला वो बिल्कुल सही बोला है, स्टेज नंबर 3rd। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था, क्योंकि इस अवस्था के अंतर्गत जो बच्चा होता है ना, वो नाइस बॉय एंड नाइस गर्ल की प्रवृत्ति होती है उसके अंदर, वो दूसरे लोगों के, बड़ों लोगों की आशा और इच्छाओं के अनुसार कार्य कर रहा होता है, ओके, अपनी प्रवृत्ति को बचाने के लिए। बिल्कुल 3rd जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसके विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उनके विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है, यानी कि उनके द्वारा नहीं दिया गया है। बिल्कुल जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। इकोसेंट्रिज्म जजमेंट जो है उन्होंने नहीं दिया था, बाकी तीनों के तीनों उनके द्वारा ये दिए गए थे, ओके। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, वह फेज जहां पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी भी दक्षता प्राप्त कर सकता है कहलाता है। यानी कि जहां पर बच्चों को आप सहयोग दे रहे हो, सहायता दे रहे हो और किसी भी दक्षता को प्राप्त करने में उसकी मदद कर रहे हो, तो वो किस पर है। बिल्कुल बिल्कुल सही लगाया आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ का विकास का क्षेत्र, जिसमें आप बच्चे की मदद करते हो और मदद करने के बाद वो किसी भी चीज को पा लेता है। जैसे कि सीटेट में पहले 80 नंबर ही थे, अब 120 नंबर ला रहा था, तो उसने प्राप्त कर लिया ना उसका, तो वही क्या कहलाता है आपका, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दृष्टिकोण की बच्चे स्वयं निर्देश हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं दिया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप एक क्वेश्चन को पढ़ लेते थे बचपन में और आप शीशे के सामने खड़े होकर उसको अपने आप को ही सुनाते थे और सही और गलत के उसके बारे में आप अपना वार्तालाप बताते थे कि मैंने जो क्वेश्चन याद करा वो सही है या फिर गलत है। तो वो किसके अंदर आता है, अपने आप ज्ञान को सीखा हुआ, जिसमें आत्म सातीकरण या आत्म सातकरण, और जो किसने दिया था, ली वाइगोस्की ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जिन प्याजे भी बिल्कुल सही आंसर होगा, लेकिन जिन प्याजे का आंसर जब होगा जब बच्चे का इकोसेंट्रिज्म वहां पर ऑप्शन में देखने को मिलेगा तब, ओके। यहां पर जो है इकोसेंट्रिज्म कहीं देखने को नहीं मिला था, इसलिए प्याजे वाला आंसर गलत होगा, ठीक है। बिल्कुल 13th का बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, तो मैंने आपको बोला था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। सीटेट में आप 180 नंबर ला रहे थे, बड़ों की सहायता से आप 120 लाए, 40 नंबर का जो डिफरेंस हुआ वो क्या कहलाया आपका, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल यानी कि ZPD कहलाया, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसी को आपको इन चारों में से ढूंढना है। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है कि बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य, यानी कि सेल्फ से आपने लाए 80 नंबर, ठीक है, तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य, यानी कि सहायता के साथ लाया आप 120 नंबर, उनके बीच का अंतर क्या है, 40, और इसी को हम क्या कहते हैं, ZPD, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस हिसाब से बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। देख लो पूरा का पूरा इसी क्वेश्चन इसी के अंदर मैंने आपको समझा दिया। अपने आप प्रयास से लाए थे आप 80, बड़ों की सहायता से लाए थे आप 120, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है 40, उसी को हम ZPD कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक,
और 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मुझे बताइए कि 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए, ताकि मुझे आपका फीडबैक मिल सके। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 18,200 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे नाम से फेक बहुत बने हुए हैं, फेक से बचिएगा, ठीक है। यहीं पर आपको पीडीएफ वगैरह दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, नोटिफिकेशन आपको यहीं से ही मिलेगी। बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स लेना चाहते हो तो ये हमारी लर्निंग ऐप है, आप यहाँ जाकर ले सकते हो। और साथ ही साथ में यहाँ पर अभी 20% का ऑफ चल रहा है किसी भी नोट्स के ऊपर, तो अभी ले सकते हो इसको आप, ओके। बाकी यहाँ पर टेस्ट भी रखे गए हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, टेस्ट भी लगा सकते हो। और किसी चीज़ की अगर मुझसे आप पर्सनल जुड़ना चाहते हो तो ये मेरी इंस्टा की आईडी, आप मुझे पर्सनल भी जुड़ सकते हो, ओके। ओके बच्चे कह रहे हैं आज की क्लास मज़ा आ गया। ओके डियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे भी कहीं जाना है, तो अभी के लिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी क्लासेस हम देते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद,